राइट, क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करना है आपको स्पर्श। ऑल योर। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है कि रिगार्डिंग अटल पेंशन योजना के रिगार्डिंग है, तो उसमें 3 स्टेटमेंट्स दी हुई थी हमें। तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज अ मिनिमम गारंटीड पेंशन स्कीम मेनली टारगेटेड एट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स। तो यही मतलब स्कीम का इम्पोर्टेंट मेन पार्ट था इसका कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए है ये। तो ये पता होना चाहिए था उस टाइम पे। और ये जो दूसरा है कि ओनली वन मेंबर ऑफ अ फैमिली कैन जॉइन द स्कीम, तो ऐसा तो कम ही स्कीम्स में होता है कि अगर एक ही या तो फुल फैमिली के लिए स्कीम हो तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसे मतलब वन ही मेंबर कर सकता है ऐसा तो कुछ नहीं। और वैसे भी इसमें पेंशन की स्कीम है तो इसमें पहले इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ती है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट मतलब एक ही मेंबर दे, तो कोई कितने भी लोग ले सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी गलत कर सकते थे। और तीसरा है, सेम अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटीड फॉर द स्पाउस फॉर लाइफ आफ्टर सब्सक्राइबर्स डेथ। हाँ, तो ये भी इसका एक था कि मतलब अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो भी पूरा जो पैसा है वो मिलेगा, मतलब बाद में भी उसकी फैमिली को मिलेगा पेंशन में ही, पेंशन की फॉर्म में ही। अच्छा, इसमें साइड में सर हाँ, तो इसमें थोड़ा सा और साइड में करना सर, राइट सर। हाँ, तो इसमें ऐसा था कि जो इससे पहले ना नेशनल पेंशन एक स्कीम थी, और ये वो आई थी 2004 में। तो उससे पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट मतलब जैसे एम्प्लॉयज के साथ क्या होता था कि वो पूरी सैलरी लेते थे, उनका कुछ पैसा भी नहीं कटता था, उसके बाद उन्हें अलग से पेंशन भी मिलती थी। तो फिर ये नेशनल पेंशन स्कीम आई थी 2004 में। तो इसके बाद क्या हुआ था कि उनका इंस्टॉलमेंट कटने लग गया था सैलरी से, और फिर उनको बाद में वो पेंशन की फॉर्म में मिलता था, तो उससे गवर्नमेंट का बर्डन कम हो गया था। तो ऐसा ये इनका थोड़ा ना दे रखा है डिफरेंस टाइप कि भाई जो एनपीएस है वो 18 to 15 वाले 55 वाले एलिजिबल हैं उसके लिए, और अटल पेंशन योजना में 80 to 40 ईयर्स है। तो ये चीज याद रखना कि 80 to 40 ईयर्स है, लेकिन पेंशन आपको उसके 60 के बाद ही मिलेगी, लेकिन 80 to 40 ईयर्स के बीच में टाइप कर सकते हो। अच्छा, और नीचे करना सर, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा। हेलो, लेफ्ट साइड ना। हेलो, ऑडियो नहीं आ रहा स्पर्श आपका। हेलो, बाकी को आ रहा है क्या ऑडियो? हाँ स्पर्श ऑडियो आई आता थिंक है। टू। स्पर्श रिजॉइन करना चाहिए आपको। ठीक है, तब तक एनपीएस के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो इसमें एनपीएस के अंदर तो सिटीजन एज वेल एज एनआरआई, मतलब रेजिडेंट और एनआरआई दोनों को अवेलेबल था ये। अटल पेंशन योजना जो है इसमें डिफरेंस ये है कि केवल रेजिडेंट ऑफ इंडिया को ये जो स्कीम है ये अलाउड है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है। एनपीएस में सिटीजन होना चाहिए, भले ही वो रेजिडेंट हो या फिर एनआरआई हो, दोनों का अवेलेबल है। बट अटल पेंशन योजना में केवल रेजिडेंट को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, एंड while NPS does not guarantee a pension post retirement, अटल पेंशन योजना provides a guaranteed pension with retirement। ठीक है, फर्दर के अंदर टैक्स बेनिफिट मिलता है एनपीएस के अंदर अप टू 2 लाख, लेकिन अटल पेंशन योजना के अंदर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। मतलब जितना भी आपका पेंशन बनेगा वो टैक्स कट के मिलेगा। ठीक है, तो मेजरली आई थिंक यही है इसके अंदर। और क्या था, PFRDA, so it is the statutory authority established by an enactment of the Parliament to regulate, promote and ensure orderly growth of NPS। ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। और LIC की सॉरी अटल पेंशन योजना की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है?
कोई बता सकता है? अटल पेंशन योजना इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। ऑडियो आ रहा है क्या? हेलो। ऑडियो आ रहा है। हाँ, हाँ आप ही बताओ। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसके लिए LIC है। एंड हेलो हाँ हेलो आगे सर, आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। हाँ, तो वो थोड़ा सा लेफ्ट में करना सर, नीचे नीचे की तरफ, सेकंड ब्लॉक में। हाँ हाँ, ये जो 3 स्कीम्स थी ना, ये ऐसे आई थी, मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है तीनों। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा। तो जो जीवन ज्योति है वो लाइफ इंश्योरेंस है, और जो सुरक्षा बीमा है ये वाला वो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। तो इनकी भी जो एज है वो भी थोड़ी याद रखना, जैसे अटल पेंशन योजना में 18 to 40 थी, इसमें 18 to 50 है, और इसमें 18 to 70 है। तो ये चीज़ है मेन इसमें याद करने की। और इसमें साइड में करना, और जो हाँ जो PFRD होती है, राइट साइड PFRD होती है, ये इनको रेगुलेट करती है, ये पेंशन से रिलेटेड स्कीम्स। तो NPS भी उसका ही था, फिर ये अटल पेंशन योजना, और अभी ना ये एक नई स्कीम लेके आए हैं, वो साइड में है सर, ये ऊपर थोड़ा सा, ये अभी ना नई ये न्यूज़ में चल रहा था, कहाँ गया, नीचे है नीचे, ये मार्स करके ये एक नई चीज लेके आए हैं, मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम। तो ये ऐसी फर्स्ट स्कीम होगी जो कि गारंटेड रिटर्न्स दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को। तो इसके अंदर 2 चीजें होंगी, जैसे एक होगा फिक्स्ड फ्लोट और एक होगा फ्लेक्सिबल फ्लोट, वो नीचे लिखा थोड़ा सा। हाँ, ये फिक्स्ड गारंटी ऑप्शन और फ्लोट गारंटी ऑप्शन। तो फिक्स में क्या होगा कि आप कुछ भी जमा करेंगे, और तो आपको ना एक फिक्स इंटरेस्ट मतलब मिलेगा, जैसे 8% उन्होंने फिक्स कर दिया। तो और वो भी मार्केट पे ड्रिवन होगा, जैसे अगर मार्केट में, जैसे ये जो पेंशन्स होते हैं कि आप जब जमा करते हैं तो वो आगे म्यूचुअल फंड में और इनमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अगर आपने 8% को ऑप्ट किया है फिक्स गारंटी में, तो 8% से क्या होगा कि अगर मार्केट डाउन चला गया तो आपको कम नहीं मिलेगा, 8 ही मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट अप गया, तो अगर मान लो कि 11% आ रहा है आपको रिटर्न, लेकिन वो आपको 10 देंगे और 1 अपने पास रखेंगे, तो वो मैक्सिमम मतलब बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं करेंगे। तो उस पे एक लाइन भी ऐसे लिखी है कि एनी शॉर्टफॉल विल बी मेड गुड बाय द स्पॉन्सर एंड द सरप्लस विल बी क्रेडिटेड टू द सब्सक्राइबर्स अकाउंट। तो ये भी इसकी एक अच्छी बात है। और फ्लोटिंग वाले में आपको मतलब ऐसा फिक्स नहीं मिलेगा, इसमें ईयरली फिक्स होगा। जैसे फिक्स में तो आपने एक बार फिक्स कर दिया 8%, तो वो हमेशा 8% ही रहेगा। लेकिन फ्लोटिंग में क्या, आप ईयरली चेंज कर सकते हो। 1 ईयर में मैं इस साल मैंने 7% लिया है, तो अगले साल मैं 8% ले सकता हूँ, फिर उससे अगले साल दोबारा से 7 भी ले सकता हूँ। तो वो ऐसा है। तो ये हाँ, इसमें एक करेक्शन करना था, मैंने शायद गलती से वो बोल दिया था कि LIC इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो PFRDA जो है वो नेशनल अटल पेंशन योजना है, उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है अलॉन्ग विद NPS। तो वो एक बार करेक्शन कर देना। कूल है, फर्स्ट कंटिन्यू। ओके सर। हाँ, तो इससे मतलब यही है, जैसे स्कीम्स से रिलेटेड अब काफी कम क्वेश्चन आते हैं वैसे तो, लेकिन अभी भी आ सकते हैं। तो अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं आएंगे तो इनडायरेक्ट वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मार्स स्कीम किस चीज से रिलेटेड है, तो उस पर 2-4 स्टेटमेंट दे देंगे, तो हमें ऐसा बताना होगा कि क्या है वो। तो स्कीम होगा और PFRDA है, तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें या कुछ पूछना है? हाँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो इसमें एक तो इंडिया मेंबर ही नहीं है इसका, उन्होंने मतलब रिफ्यूज कर दिया। और
ये पता होना चाहिए कि जो RCEP है वो एशियान +5 है, तो 15 कंट्रीज का ग्रुप है ये। तो ये जो ग्रुप है कि आसियान नेशंस और प्लस चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो इंडिया इसका मेंबर नहीं, उन्होंने मतलब विड्रू कर लिया था और ये अभी फोर्स में आया है जैसे जनवरी 1 2022 से, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जो है 30% ऑफ GDP है, मतलब जो भी इस कंट्रीज में उनका 30% ऑफ द वर्ल्ड GDP है और 2.2 बिलियन पॉपुलेशन है। और ये सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक होगा आफ्टर EU, मतलब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और क्या होगा, नीचे जाना सर। हाँ, तो ये इसकी कंट्रीज हैं जो थोड़ी ज्यादा डार्क में है, जिनमें लाइन नहीं लगी हुई है, वो सब है आसियान कंट्रीज। और जो थोड़ी जिसपे ऐसे स्लांट सी लाइन है, ये सब हैं एक्स्ट्रा मेंबर्स जो इनके हैं। तो इसमें इंडिया मेंबर नहीं है, ये चीज याद रखना। और इसमें हाँ, इसके ऑप्शंस भी किए थे मैंने, ऑप्शंस इसके साइड में हैं, एक नीचे होगा एक बाकी साइड में। हाँ, एक ये आसियान का जो है ना, ये आसियान का सेक्रेटरीट जो है वो इंडोनेशिया में है, जकार्ता, ये भी चीज याद रखना। और ये कंट्रीज है आसियान की: इंडोनेशिया, ब्रूनी, फिलीपींस, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस। तो ये 10 कंट्रीज हैं, ये ऐसे रटनी पड़ेंगी तुम्हें, या फिर इनकी कोई ट्रिक हो किसी के पास तो वो भी बता दो, वैसे तो जरूरत ही नहीं है ट्रिक की। और इसके ऑप्शन सर साइड में ये हाँ, ये G20 के लिए, G20 कंट्रीज का, क्योंकि अभी इनका ना सबमिट हुआ था रिसेंटली, तो इस करके भी ये न्यूज में है G20, और इसमें इंडिया मेंबर भी है, तो ये भी याद रखना। और इनकी ये कंट्रीज है, तो इसके लिए एक ट्रिक है: गुरु जी, सीता, अब SSC FCI में। तो अगर ऐसे किसी को याद रहते तो 19+ EU है इसमें मेंबर्स, या और किसी के पास कुछ अच्छी ट्रिक हो तो। ये ठीक है, ट्रैक याद रह सकता है। ओके सर, ओके। और तो इसमें ना अभी ये जो न्यूज में था, इसमें G20 में तो उन्होंने 2 चीजें की है। एक तो ये क्लाइमेट रिस्क एटलस निकाला है G20 में, तो ये भी चीज याद रखना। अगर ऐसा पूछे कि क्लाइमेट रिस्क एटलस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला है, तो ये G20। और ये एक ट्रोइका करके एक ऐसा नाम का इन्होंने दिया है इस साल कुछ। तो इसमें क्या, ये 3 कंट्रीज है: इंडोनेशिया, इटली और इंडिया। तो इनमें ना ये प्रेसिडेंसी को वो करेंगे शिफ्ट, जैसे अभी इंडोनेशिया के पास है, तो फिर प्रीवियस इटली और इनकमिंग मतलब इंडिया। तो ऐसे ये 3 का इन्होंने ऐसा ग्रुप बनाया है, टॉप ग्रुपिंग विद इन G20, तो इसको इन्होंने ट्रोइका बोला है। और हाँ, ये रोम डिक्लेरेशन भी इन्होंने अभी रिलीज किया अपने G20 वाले में। 2 चीजें की हैं इस बार। एक तो ये कि G20 लीडर्स कमिट टू पेरिस एग्रीमेंट, एक तो इन्होंने इस बार ये कमिटमेंट दिया है, और ये एक रोम डिक्लेरेशन को इन्होंने दिया है। तो अगर ऐसा पूछे कि रोम डिक्लेरेशन, जैसे हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे पूछते हैं वो कि ये डिक्लेरेशन में क्या बोला था, ये डिक्लेरेशन में क्या बोला था, तो उसमें ये रोम डिक्लेरेशन अभी G20 में हुआ है रिसेंट, तो इसमें याद रखना है कि ये इससे रिलेटेड है, हेल्थ क्राइसिस से। तो मतलब फ्यूचर हेल्थ सस्टेनेबल एंड, ये क्या लिखा है, टू प्रिवेंट फ्यूचर हेल्थ क्राइसिस एंड टू बिल्ड सेफर, फेयरर एंड मोर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो ये इसके ऊपर है, ये कोविड के बाद इन्होंने ऐसा निकाला है रोम डिक्लेरेशन। और फिर ये SCO जो उसके ऑप्शन में था, SCO भी याद रखना कि अभी इनका भी सबमिट हुआ था। और G20 को ही, मतलब G20 जो है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ना सर? यस, ये इनफॉर्मल है, इसी वजह से जो G20 है उसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ओके, ये इनफॉर्मल है, इसी वजह से इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। और ओके, जो ट्रॉइका आपने बोला था ना, वो ट्रॉइका इसीलिए होता है क्योंकि हेडक्वार्टर फिक्स नहीं है और हेडक्वार्टर रोटेट होता रहता है। तो वो जो 3 कंट्रीज होती हैं, मतलब जिसके पास प्रेसिडेंसी अभी है,
इससे पहले जिसके पास थी और उसके बाद जिसके पास होगी, तो वो 3 कंट्रीज का जो ग्रुपिंग होता है वो आपस में एक तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं कि कैसे जो प्रेसिडेंसी है वो आगे जाएगी। तो उसके लिए वो 3 कंट्रीज का ग्रुप जो था उसको ट्रॉयका कहते हैं। तो इस बार ट्रॉयका का ये जो पार्ट है उसमें इंडोनेशिया, इटली और इंडिया है। ओके सर। हाँ, तो ये SCO है, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, इसका सेक्रेटरीट। और इसमें ये कंट्रीज हैं सब कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। और अभी ईरान ने इस जैसे पहले इसमें 8 मेंबर्स थे, तो ईरान ने अभी से रिसेंटली ज्वाइन किया है इनके 2021 वाले समिट में। तो ईरान अब इसका 9th फुल मेंबर बन गया है, तो ये भी एक्स्ट्रा मतलब इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अच्छा, शंघाई में कौन से बैंक का वो है हेडक्वार्टर्स? NDB, सॉरी, NDB है ना? डेवलपमेंट बैंक। हाँ, यस। और AIIB का? दैट इज बीजिंग, ब्रुसेल्स, बीजिंग। हाँ, बीजिंग। और ADB मनीला। और मनीला फिलीपींस। हाँ, यस मैम। और नीचे जाना सर। और ये सार्क लैंग्वेजेस भी देख लेना, इसमें इंडिया वाले डिमांड करेंगे इंग्लिश को डालो, तो हो सकता है उस सेंस में पूछ ले। केवल रशियन और चाइनीज ही लैंग्वेज फॉलो हो रही है। ओके सर। अच्छा, और ये सार्क कंट्रीज का है। सार्क में भी 8 कंट्रीज आती हैं, तो इसमें याद रखना चाइना नहीं है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और मालदीव्स है उसकी जगह। बाकी सब इंडिया की वो है नेबरिंग, और एक मालदीव्स है। तो इसमें 8 कंट्रीज आती हैं, तो ये भी है इम्पोर्टेंट। और फिर और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें, क्योंकि सभी मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो चांस है कि आगे भी आ सकते हैं। एक्चुअली 2020 में क्वेश्चन भी पूछा था G20 कंट्रीज से रिलेटेड, इनमें से कौन सी G20 के मेंबर्स हैं। राइट। स्टेट PSCS में भी पूछते रहते हैं इनमें से कौन सा मेंबर है, कौन सा मेंबर नहीं है, तो ये देख लेना, ट्रिक अच्छी है। गुरुजी सीता अब SSC FBI में जॉब करती है। हाँ, और इसको हम ऐसे भी याद कर सकते थे, जैसे मैंने पहले किया था, तो वो कॉन्टिनेंट वाइज किया था कि इस कॉन्टिनेंट में से कौन कौन सी कंट्रीज हैं, जैसे अफ्रीका में से कौन सी है, और एशिया में कौन सी है, यूरोप में कौन सी है, साउथ अमेरिका में कौन सी है। तो ये ऐसे भी करके आप याद कर सकते हो अलग अलग करके। एक एडेड क्वेश्चन पूछता हूँ। तो ये रिसेप्ट कंट्रीज है, तो इनमें से इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस किस कंट्रीज के साथ है? जापान और साउथ कोरिया, और अभी रिसेंटली UAE के साथ भी किया है। आसियान के साथ नहीं है क्या? है, आसियान के साथ भी है। तो थोड़ा सा पुराना हो गया न्यूज़ में, तो रिसर्च पता होना चाहिए। आसियान है, जापान है, साउथ कोरिया है, एंड अभी रिसेंटली UAE के साथ भी किया है। अच्छा, उनके साथ CCP है, जापान, साउथ कोरिया और UAE के साथ। उनके साथ वो है ना, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ऐसी पार्टनरशिप, CECP। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेबल। तो इसमें मतलब हम अगर उस टाइम पे ऐसे गैस भी लगाते तो फैंस तो हो सकता था, गीजर्स भी हो सकता था, जैसे लैम्प्स था तो उनका पता नहीं होता। तो उसका भी ये है मतलब आंसर। अब तो हर चीज़ पे ये लगभग आते ही हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे। इसकी मैंने साइड में फोटो दे दी कि ये क्या चीज़ है। ये ऐसे जो एनर्जी सेविंग वाले स्टार आते हैं ना, कि ये 5 स्टार है एनर्जी सेविंग, 3 स्टार है, 4 स्टार है, तो उससे रिलेटेड है ये। तो अभी रिसेंटली इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, ACs और TVs, सब कुछ, फ्रिज सब ऐड हो गया।
तो इससे रिलेटेड इनका ये जो है अपना ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में फॉर्मुलेट हुई थी और इनका ये था स्टार लेबलिंग प्रोग्राम। तो ये क्या है, हाँ, इन्होंने क्या सारे डाटाबेस भी बनाया था, ऊर्जा दक्षता इंफॉर्मेशन टूल, तो उसको उदित बोलते हैं। ये भी रिसेंटली हुआ था ये लॉन्च बाद में। तो ये इन्होंने किया है ये वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के साथ। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, our point जो BEE है, Bureau of Energy Efficiency है, that comes under the Ministry of Power. हाँ ओके मैम। अच्छा, एक ऐसा क्वेश्चन भी था कि जो वो था ना, सोलर पावर से रिलेटेड कुछ स्कीम थी और हाँ, फर्स्ट कंटिन्यू। हाँ, एक सोलर पावर से रिलेटेड कुछ स्कीम थी, तो उसमें ऐसा मतलब क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि ये स्कीम कौन इम्प्लीमेंट करता। फिर उसमें नीचे लिखा था कि जो भी इसके पावर जो टैरिफ्स हैं वो भी इसी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, तो ऐसा करके लिखा हुआ था। तो लेकिन ऐसा नहीं था कि जो पावर टैरिफ्स होते हैं ना, वो हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ पावर डिसाइड या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाली डिसाइड करती है। तो उसमें मिनिस्ट्री मतलब जो सोलर एनर्जी मिशन था वो तो रिन्यूएबल एनर्जी वाले का था, मतलब वो क्वेश्चन ऐसे लिखा नहीं, वो मुझे कहीं टेस्ट सीरीज में दिखा था। और जो उसका पावर टैरिफ है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिवाइड वो करती है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट। तो ये चीज़ है इसमें। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ सर वो इसमें ऐड कर दो, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है ये। हाँ, तो और किसी को कुछ बताना है इसमें या नेक्स्ट चले? चलो, अच्छा ये है ITER से रिलेटेड। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आ सकते हैं क्योंकि हमेशा ही न्यूज़ में रहता है। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए था कि फ्यूजन रिएक्टर है, मतलब काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं वो मिलके एक ऐसा फ्यूजन रिएक्टर बना रही हैं ताकि हमारी मतलब फ्यूचर एनर्जी नीड्स को फुलफिल कर सकें। तो ये डायरेक्ट हो जाता है। जैसे थर्ड ऑप्शन में तो फ्यूजन ही लिखा है, वो तो कैंसिल ही है। सेकंड ऑप्शन में सैटेलाइट नेविगेशन है। तो इसमें जैसे अब लिखा ही है कि रिएक्टर है ये, तो मतलब सैटेलाइट नेविगेशन तो कुछ सेंस बना नहीं इसका। और थोरियम है, मतलब थोरियम इन प्लेस ऑफ पावर जनरेशन, हाँ मतलब आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन मेन इसका पॉइंट था फ्यूजन। तो पहले वाले में कहीं फ्यूजन भी नहीं लिखा है, तो मेन फ्यूजन वाला पॉइंट था इसका, तो वो याद होना चाहिए था कि फ्यूजन पे बेस्ड है। अच्छा, फिर ये जो ITER है क्या फ्रांस में बेस्ड है, साउथर्न फ्रांस में। और इसमें 35 नेशंस हैं और इसमें कुछ मेन कंट्रीज भी हैं, जैसे इंडिया भी है उसमें अपना, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स। तो जो ये 7 कंट्रीज है ना, ये बहुत कंट्रीब्यूशन दे रही हैं उसके, मतलब अलग अलग पार्ट्स बना रही हैं। तो इंडिया के पास भी कुछ है पार्ट बनाने के लिए, तो ऐसे अलग अलग पार्ट्स बना रहे हैं। तो इसको ये टोकामक बोलते हैं। और ऐसा चाइना ने भी मतलब बनाया है। और ये ना 2035 का इसका वो है टारगेट कि ये ऑपरेशनल करेंगे उसे। अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंटल फेज में है और अभी ये मतलब कि इतना डिग्री अचीव कर लिया उसने, इतना डिग्री अचीव कर लिया। और फिर उसके ना सर ये साइड में करना थोड़ा सा, हाँ। तो इसमें ये 2 रिएक्शंस होते हैं जैसे न्यूक्लियर में, एक न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन। तो फ्यूजन में क्या कि एक बड़ा एटम टूट के छोटे एटम्स बनाता है, तो उससे क्या नुकसान है हमें कि ना वो डिवाइड वो वेस्ट ज़्यादा जनरेट होता है और रिएक्शन को कंट्रोल करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं इसमें, मतलब क्या क्या यूज़ करते हैं, किसी को पता है? कैडमियम, हेलो,
यूज करते हैं। हाँ जी सर, एक तो कैडमियम यूज करते हैं, वो कंट्रोल रॉड्स में यूज होता है। कैडमियम कर सकते हैं, सिल्वर कर सकते हैं, नियॉन भी कर सकते हैं। तो और एक मॉडरेटर में भी यूज होता है। मॉडरेटर में हम ग्रेफाइट या हैवी वाटर यूज करते हैं। तो अभी ग्रेफाइट या हैवी वाटर, तो उसमें क्या है, वो स्लो डाउन कर देता है। ये भी एक क्वेश्चन था, इसमें मैंने शायद डाला भी होगा बाद में, कि वो ना मॉडरेटर में जो हैवी वाटर यूज करते हैं वो बेसिकली न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो करने के लिए होता है। अच्छा, नॉर्मल वाटर क्यों नहीं करते, हैवी वाटर क्यों करते हैं? वाटर डिस्टिल्ड वाटर है शायद। नहीं डिस्टिल नहीं है, D2O है। वो आइसोटोप है हाइड्रोजन का जो यूज कर रहे हैं, D2O बोलते हैं उसको, राइट। प्लस जैसे न्यूट्रॉन इसमें से 3 निकले तो ऐसा एक चेन रिएक्शन बन जाएगा। तो जब एटम बम बनाते हैं तो उसके अंदर वो 3 न्यूट्रॉन है, वो आगे जाके 3 एटम्स को फोड़ते हैं, फिर वो ऐसा एक चेन चल जाती है। लेकिन एक कंट्रोल रिएक्टर के अंदर हम लोग वो 2 जो न्यूट्रॉन निकले हैं उनको रोक देते हैं, सिर्फ एक न्यूट्रॉन को जाने देते हैं। तो उससे जो रिएक्शन का रेट है वो थोड़ा कंट्रोल रहता है। तो वो 2 जो न्यूट्रॉन है या तो कैडमियम के थ्रू हम लोग उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं या हैवी वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब करा लेते हैं। तो जैसे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होता है, मतलब अलग अलग क्लासेस होती है रिएक्टर्स की भी। तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो होता है उसमें कंट्रोलर की जगह, मतलब कंट्रोलर के तौर पे हम कैडमियम रॉड यूज करते हैं, एंड मॉडरेटर के तौर पे हम हैवी वाटर यूज करते हैं। और कहीं कहीं पे ये कंट्रोलर और मॉडरेटर दोनों का काम जो है वो हैवी वाटर ही करता है। तो अलग अलग क्लासेस ऑफ रिएक्टर्स है, तो वो देख लेना, तो वहाँ पे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हाँ जी सर, सही बात। मतलब वही है कि वो ना वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि रिएक्शन जो है वो कंट्रोल में रहे। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूजन में एक चीज याद रखना, न्यूक्लियर फ्यूजन में जैसे यूरेनियम 235 ये यूज करते हैं हम, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम यूज करते हैं। तो क्या चीज है ये दोनों? हाइड्रोजन आइसोटोप है। हाँ करेक्ट सर। हाँ, तो हम ये यूज करते हैं और फिर ये मिलके हीलियम एटम बना लेते हैं, तो ऐसे एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है। और ये एबंडेंस में भी है हमारे पास, तो ये अच्छा भी है इसका। और एक इनका ये है कि जो फ्यूजन में है ना, वो एनर्जी उससे 4 टाइम्स ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और ये ना 3 स्टेजेस ऑफ रिएक्टर्स हैं हमारे। पहला है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, इसमें वो यूरेनियम और ये यूज होता है, वो प्लूटोनियम देता है बाद में। सेकंड है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसमें भी ये यूज होता है। और फिर इसका जो आउट प्रोडक्ट है ना यूरेनियम 233, ये दोबारा से इसमें यूज होता है। मतलब ये क्लोज लूप वाली टाइप चीज है। और थर्ड है थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स, लेकिन अभी हम सिर्फ सेकंड स्टेज पे हैं, मतलब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तक ही पहुंचे, अभी थोरियम वाले हम बना नहीं पाए हैं। तो इस पे क्वेश्चन भी आएगा आगे, तो क्वेश्चन देख लेते हैं फिर क्लियर हो जाएंगे। साइड में करना सर। इसके बाय भी देख लेना। जैसे यूरेनियम 235 है तो वो बम्बार्ड होके बेरियम और क्रिप्टन के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके सर। अच्छा, और ये इसको 3 लग जाने का इजी वे है बकर। तो ऐसे याद रख सकते हैं, यूरेनियम ब्रेक होता है तो बकर बनता है। बकर मीन्स बेरियम एंड क्रिप्टन। बढ़िया सर, BKR लिख दो सर, बकर। हाँ। अच्छा, ये 3 क्वेश्चन आए हुए हैं इस पे, मतलब पहले आए तो बहुत सारे होंगे, ये आए थे कि ITER प्रोजेक्ट कहाँ बिल्ड हो रहा है। तो ये है साउथर्न फ्रांस, तो ये याद रखना, फ्रांस में है, हमने देख लिया था पहले। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन था द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज 2, तो हमें इसका फंक्शन बताना था। तो इसमें भी कंफ्यूज हो सकते थे कि भाई वाटर तो कूल डाउन करने के लिए भी हो सकता है। अच्छा, इंक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि स्पीड मतलब इंक्रीज हो जाएगी तो क्या वो अनकंट्रोल रिएक्शन होगी। और स्टॉप करने के लिए भी हम यूज नहीं करेंगे, तो इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते थे। तो याद रखना ये चीज के स्लो डाउन करने के लिए। और तीसरा है कि तीसरा क्वेश्चन था, हाँ, एडवांटेज पूछा था
थोरियम का ओवर यूरेनियम। तो पहला स्टेटमेंट है थोरियम इज फार मोर अबेंडेंट इन नेचर देन यूरेनियम। तो क्या होगा इसका? ट्रू होगा। हाँ सर, ट्रू है ये। अर्थ क्रस्ट पे थोरियम बहुत ज्यादा है यूरेनियम से। और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट मास ऑफ माइंड मिनरल थोरियम कैन जनरेट मोर एनर्जी कंपेयर टू नेचुरल यूरेनियम। तो इसमें क्या होगा? हाँ, ये भी ट्रू है कि ये ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू यूरेनियम। और तीसरा है थोरियम प्रोड्यूसेस लेस हार्मफुल वेस्ट कंपेयर टू यूरेनियम। तो ये भी होगा ट्रू। अच्छा, तो इसमें ना क्वेश्चन में ऐसे ही पहले ही बोल दिया कि व्हाट आर द एडवांटेजेस डज थोरियम होल्ड ओवर यूरेनियम। तो उसमें मतलब ऐसी कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी नहीं थी, बस पहले वाली थी। तो अगर पहले वाली पता थी, है अगर थोरियम अबंडेंट है एंड प्रोड्यूसेस लेस वेस्ट एंड प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी, तो हम यूरेनियम क्यों यूज करें? थोरियम का मैम एक्सट्रैक्शन मुश्किल है काफी, और उसकी रिएक्शन कराना मुश्किल है। हाँ मतलब अच्छा, राइट। एक्सट्रैक्शन तो फिर भी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो केरला का जो मोनोजाइट सॉइल है वहाँ पे अबंडेंट क्वांटिटी में थोरियम मिल जाएगा। लेकिन थोरियम को यूज करने वाली टेक्नोलॉजी अभी तक बना नहीं पाए हम लोग, तो वो मेजर इम्पेडिमेंट है इस पूरी साइकिल में। तो अगर जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम देखोगे ना, जो होमी जहांगीर बाबा ने बनाया था, तो उसमें स्टेप 1 था प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। तो यहाँ आप यूरेनियम ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी वो हैवी वाटर यूज करोगे, बाई प्रोडक्ट निकलेगा प्लूटोनियम। फिर प्लूटोनियम को आप फर्दर नेक्स्ट स्टेज का जो रिएक्टर है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में डायरेक्टली यूज कर सकते हो अलॉन्ग विद यूरेनियम मिक्स ऑक्साइड। एंड फिर उससे जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा वो U-233 निकलेगा, और फिर उसको बाई प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हो थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स। ठीक है, थोरियम के साथ यूरेनियम मिला दोगे, तो यहाँ से जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा वो काफ़ी कम रेडियो एक्टिव निकलेगा, मतलब ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा एनवायरनमेंट को एज कम्पेयर टू व्हाट इज रिलीज बाय प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। वहाँ पे जो प्लूटोनियम निकल रहा था वो वेपन ग्रेड प्लूटोनियम बोलते हैं, मतलब सीधा एटम बॉम्ब में वो प्लूटोनियम इस्तेमाल करते हैं। तो ये अगर थोड़ा साइकिल पता होगा ना तो भी आई थिंक ये कुछ ना कुछ एलिमिनेट कर पाते। ठीक है, एक ऐसी जनरल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। तो न्यूक्लियर फिजन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन while nuclear fission is an exothermic reaction while nuclear fusion is endothermic reaction। तो ट्रू होगा फॉल्स होगा? फॉल्स आई थिंक। फ्यूजन जो है वो एक्सोथर्मिक होना चाहिए, फिजन शुड बी एंडोथर्मिक। नहीं, फिजन तो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक 100% उसमें एनर्जी रिलीज होती है और हीट भी होता है। बट फ्यूजन का थोड़ा वो डाउट है। दोनों में हीट रिलीज होती है ना? करेक्ट, दोनों में हीट रिलीज होती है, तो दोनों ही एक्सोथर्मिक है, कोई एंडोथर्मिक नहीं है ना। हाँ जी सर। कूल है। किसी को और कुछ क्वेश्चन पूछना है इसमें, कुछ ऐड करना है? अभी ये देख लेना, चाइना ने अपना ये टोकामाक जो रिएक्टर है ना वो बना लिया है, मतलब उनका तैयार हो चुका है, और ITER अभी भी चले ही जा रहा है। हाँ, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी मतलब फेवरेट टॉपिक है ये, सोलर न्यूक्लियर, ये रिन्यूएबल एनर्जी वाले सारे टॉपिक्स। अच्छा, तीसरा ये स्टेटमेंट था, ये वाला क्वेश्चन था, इरिपट्टी, तन्यूर्स और गटिकास। तो ये मतलब मुझे इस पे ज्यादा कुछ मिला नहीं, तो इसके बारे में अगर किसी को अच्छे से पता हो तो बता दो, क्योंकि मैंने इसमें ना वो साइड में डाला था मृणाल सर का, एक बार और राइट में करना सर। ये वाला, हाँ उन्होंने ऐसा लिखा हुआ था, मतलब उन्होंने ऐसा लिखा था स्टूपिड और टफ क्वेश्चन है यूं करके लिखा था। तो इसमें अगर किसी को अच्छे से मतलब पता हो ना तो एक्सप्लेन कर दो, वरना ये एक्सप्लेनेशन है इसकी छोटी सी कि ये लैंड रेवेन्यू है, ये है। ओके, अल्टीमेट
आई वॉज सेइंग कि जैसे क्या होता है ना, एवरी पट्टी, ठीक है, तो ये साउथ का टर्म है एंड जो भी साउथ से होंगे उन्हें ये पता होगा कि एवरी वहां पे पानी को बोला जाता है, ठीक है। तो एवरी पानी को बोला जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब थोड़ा सा रिलेटेबल हो जाएगा कि वहां पे एक्चुअली में वो लोग क्या कहते थे ना, एज सच वहां पे इरिगेशन के लिए डिपार्टमेंट नहीं होता था। ये सभी टर्म्स है विजयनगर के किंगडम से रिलेटेड है, मतलब पहले वाली दो टर्म्स जो है एवरीपट्टी एंड तनियोर्स, ये दोनों उससे रिलेटेड है। घटिकास जो है वो पल्लवा किंगडम से रिलेटेड है। तो क्या होता था, एवरीपट्टी के लिए विजयनगर किंगडम में कोई इरिगेशन का डिपार्टमेंट अलग से नहीं हुआ करता था। तो फिर वहां के राजा महाराजाओं ने सोचा कि ऐसा तो बड़ी तकलीफ होगी कि अगर अलग से पानी के लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा तो पानी को संभाला कैसे जाएगा। फिर उन्होंने एक काम करना स्टार्ट किया कि एक रेवेन्यू यूनिट्स अलग अलग क्रिएट कर दी। उनका काम ये कर दिया कि तुम लोग जो भी टैक्स कलेक्ट करोगे उसका जो काम है, जो उससे जितना भी पैसा ना रेवेन्यू जो भी आएगा वो सब इसमें जाएगा, किसमें, जो विलेज के लिए पानी के मतलब जैसे जो टैंक बनाए जाएंगे, बड़े बड़े मैसिव टैंक बनाए जाएंगे, उनके कंस्ट्रक्शन में वो लगेगा, ठीक है। तो जहां पे भी एरी आए ना, दैट इज पानी। नेक्स्ट है तनियोर्स, ठीक है। तो तनियोर्स किसे बोलते थे, बड़े बड़े जो लार्ज लैंड होते थे, इनका दूसरा नाम है तंकुरम, TANKURAM, ठीक है, तंकुरम। और घटिकास तो पता ही हमें, ठीक है, घटिकास तो देख लेना आप, जो तनियोग है वो तो गलत हो जाएगा, इधर दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और तीसरा सही है, तो इसका आंसर डोल हो जाएगा, डी। अच्छा, तो जैसे ये तन्यूर्स में विलेजेस लिखा था, इसकी जगह लैंड्स होना चाहिए था ना? हाँ, मतलब क्योंकि ना बड़े बड़े लैंड को बोलते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक्सवाइजेड पर्सन है, किंग है, किंग के पास टोटल उस गांव का बहुत बड़ा इलाका उसके नाम पे है या उसके पास है, सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज कि बड़े बड़े लैंड का जो मालिक होता है ना, जमींदार टाइप के जो पर्सन होते हैं, ठीक है, वो होते थे तनियोर्स उस टाइम में। मतलब तनियोर उस लैंड को बोलते थे, उसके हेड को तंकुरम बोलते थे, TANKU आगे। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, जो ये हाँ इसमें जो स्टेटमेंट लिखा है ना, विलेजेस डोनेटेड टू सिंगल ब्राह्मण और अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण, तो इसको हम ब्रह्मदेव बोलते हैं। तो वो भी याद रखना, 4 टर्म्स हो इसमें। तो बाकी और मुझे कुछ मिला नहीं इसमें ज़्यादा खास। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट चलते हैं ना। हाँ, अच्छा, ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे। तो इसमें पूछा था कि ये कब फॉर्म हुआ था, तो UNFCC 2015। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट था। और दूसरा स्टेटमेंट था कि इसमें सारे मेंबर्स इंक्लूडेड हैं, यूनाइटेड नेशंस वाले। तो यूनाइटेड नेशंस में तो 193 हैं, तो इसमें भी इतने सारे नहीं हुए हैं, 101 या 2 के करीब हुए हैं अभी इसमें। तो फिर साइड में इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी थी कि ये इंडिया और फ्रांस ने शुरू किया था, और वही मेन एम था कि क्लाइमेट चेंज को रोकना। और पेरिस जो हुआ था 2015 वाला, उसमें हुआ था ये। और जितनी भी कंट्रीज थी, एक चीज़ ये याद रखना कि हाँ 121 कंट्रीज हो गई हैं अब इसमें, with 121 solar resources rich countries lying fully or partially between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। तो याद रखना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक कैप्रिकॉन के बीच की जितनी कंट्रीज है वो सब इसमें इंक्लूड करना चाह रहे हैं। और ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये भी इन्होंने इसी को लेके लॉन्च किया है, ताकि जो सोलर रिच कंट्रीज हैं वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर कर सकें दूसरे में, तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स को पूरा किया जा सके। फिर इसके साइड में दिया हुआ था तो इसका हेडक्वार्टर्स है गुरुग्राम में, ये याद रखना, गुरुग्राम हरियाणा। और अभी इसमें करंटली 101 मेंबर्स है, मतलब 121 कंट्रीज वो दूसरे हैं, मतलब उनको इंक्लूड करना है इन्हें, उनका टारगेट है जो आइडेंटिफाई किए इन्होंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच। तो 101 मेंबर्स हैं, और अभी रिसेंटली ना इन्हें US ने ज्वाइन किया है। तो पहले 100 थी, अब वो 101 US ने ज्वाइन कर लिया। तो और इसमें ये इन्होंने अभी नए प्रोग्राम शुरू किए हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ, कि सोलर PV पैनल्स और बैटरी यूसेज वेस्ट एंड सोलर हाइड्रोजन प्रोग्राम। तो ये इन्होंने थोड़ा नया शुरू किया है अभी। और इसके साइड में थोड़े क्वेश्चन दिए हुए थे जो इससे रिलेटेड हैं, सोलर से। एक्चुअली अभी ये जो प्रोग्राम है
वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड वाला, जिसको फेज वाइज हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो बता सकते हो पहले फेज में कहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको? एक्चुअली पहले एशियन कंट्रीज में होगा, देन फिर अफ्रीकन कंट्रीज से कनेक्ट करेंगे उसको, देन लास्ट फेज में हम जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको कनेक्ट करेंगे। और ये इंडिया और यूके ने COP26 के टाइम लॉन्च किया था। ये इंडिया यूके था या इंडिया फ्रांस था? इंडिया यूके। हाँ पूरे, तो ये भी इम्पोर्टेंट था। एंड प्लस पहले क्राइटेरिया ना मेंबरशिप का ये था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कंट्रीज को देंगे, बट अब इन्होंने इसको एनहांस कर दिया। अब जो भी कंट्री यूएन का पार्ट है वो इसको ज्वाइन कर सकती है। अब देखो कि बहुत सारी कंट्री जैसे फ्रांस है तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, आई थिंक यूएस भी शायद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, तो वो इसलिए ज्वाइन कर पा रहे हैं क्योंकि मेंबरशिप जब सारे यूएन जो मेंबर्स हैं उनको खोल दी गई है। ओके सर। अच्छा, ये सोलर एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे कि इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट था इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन वेफर्स यूज्ड इन फोटोवोल्टेइक सेल्स, तो क्या होगा इसका? आई थिंक फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि इंडिया पूरा सब कुछ इंपोर्ट ही करता है सिलिकॉन वेफर्स, इंडिया में होता ही नहीं है। हाँ जी सर, करेक्ट, फॉल्स है ये स्टेटमेंट। अच्छा, ये सिलिकॉन जो वेफर्स होते हैं ना, ये एक मतलब सेमीकंडक्टर टाइप की एक ये शीट्स सी होती है जो फोटोवोल्टेइक इसमें यूज होती है। और सेकंड स्टेटमेंट था द सोलर पावर टैरिफ्स आर हाँ यही क्वेश्चन था वो, द सोलर पावर टैरिफ्स आर डिटरमाइंड बाय द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये वाला भी रॉन्ग है इसका, क्योंकि इसमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी वाले जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं कितना पावर टैरिफ होगा। अच्छा, तो ये क्या करता है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? ये सोलर पावर पार्क्स लगाता है इंडिया में। हाँ करेक्ट सर, ये सोलर पार्क्स जो भी लगते हैं ना हमारे, वो इसकी जिम्मेदारी है, लेकिन जो पावर टैरिफ्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, तो ये चीज याद रखना। और नीचे है एक क्वेश्चन सर, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर और नॉट टू। अच्छा, सेकंड ये क्वेश्चन था सोलर के ऊपर ही कि फोटोवोल्टेक्स इज अ टेक्नोलॉजी दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, while solar thermal is a technology that utilizes sun rays to generate heat, which is further used in electricity generation process। तो ये ट्रू है स्टेटमेंट, तो हाँ ये तो डायरेक्ट ही ट्रू हो गया। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट था फोटोवोल्टेक्स जनरेट्स ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वाइल सोलर थर्मल जनरेट्स डायरेक्ट करंट, तो इसमें बताना। ये फॉल्स both था of क्योंकि them generate direct current only. Sorry, हाँ हाँ direct सही current बताया के मैम, बाद सही बताया आपने, दोनों डायरेक्ट करंट जनरेट करते हैं। सोलर एनर्जी में लगभग डायरेक्ट करंट ही कन्वर्ट, फिर वो बाद में एसी में कन्वर्ट करते हैं उसे। एक्चुअली फोटोवोल्टाइक जो होते हैं ना वो डीसी में करते हैं, एंड सोलर थर्मल जो है वो एसी में करते हैं। डिफरेंस बता देता हूँ क्या है। तो सोलर फोटोवोल्टाइक में डायरेक्टली सनलाइट आती है एंड उसके बेसिस पे आप ऊपर एनर्जी जनरेट करते हो, ठीक है। तो वो सिंपली कोई रोटेटिंग डिवाइस वहाँ इस्तेमाल नहीं होता, तो करंट जो है डीसी में आता है। लेकिन जब सोलर थर्मल की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे क्या करें कि एक वेसल के अंदर पानी को हीट करें या किसी फ्लूइड को हीट करें, एंड फिर वहां से जो हीट जनरेट हो रही है या जो स्टीम बन रही है उसको एक वो टरबाइन के ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है। एंड फिर वो टरबाइन घुमा रहा है, तो फिर जहाँ पे भी वो मूविंग कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाता है ना वहाँ पे करंट जो है आपका एसी में मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये उल्टा दिया हुआ है। फर्स्ट कंटिन्यू। फर्स्ट फर्स्ट माइक ऑफ है यार आपका। ठीक है, लास्ट वाला स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ। तो इंडिया हैज
मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी बट नॉट फॉर फोटोवोल्टाइक। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब ये फॉल्स है। सोलर फोटोवोल्टाइक के लिए भी हमारे पास थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वो डेवलप हो गया है, तो उस सेंस में आंसर जो है 1 ओनली हो जाएगा। ठीक है, कूल है। और किसी को कुछ ऐड करना है सोलर के अंदर? मेनली सर ये लास्ट ऑप्शन आया था 2020 में। यहाँ पे देख लेना, ये सोलर फोटोवोल्टाइक है एंड ये एक सिंपली वाटर हीटर है। ठीक है, सोलर थर्मल थोड़ा सा इससे और डिफरेंट होता है। तो इंडेक्स भी बहुत सारे हैं, जैसे एक सरल इंडेक्स है, तो कोई बता सकते हैं किस चीज़ के लिए सरल इंडेक्स? SARAL सरल इंडेक्स के लिए है क्या? किसके लिए? रूफटॉप यूसेज, मतलब जितना। राइट, सोलर रूफटॉप को बेसिकली मेजर करता है। तो कौन सा स्टेट इसमें नंबर 1 है? कर्नाटका। कर्नाटका नंबर 1 में। और कौन निकालता है ये इंडेक्स? नीति आयोग है क्या? एक बार कंफर्म कर देना कोई। एज फार एज आई रिमेम्बर शायद नीति आयोग ये है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट पावर रिन्यूएबल एनर्जी। श्योर है ना आप? हाँ, कूल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अगला क्वेश्चन है यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म। तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो हमें बताना था क्या करेक्ट है। तो अब स्टेबिलिटी मैकेनिज्म है तो हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते थे कि फाइनेंस से रिलेटेड होगा। तो जो लास्ट ऑप्शन है वो कन्फ्लिक्ट्स अराइजिंग अमंग द मेंबर कंट्रीज, तो इस टाइप का तो ये तो अलग ही चीज़ हो गया। और बाकी ये पहला है रेफ्यूजी से रिलेटेड, ये भी कुछ अलग ही हो गया। तो सेकंड थोड़ा सा डिसेंट सा लग रहा था, मतलब थर्ड भी हो सकता था, लेकिन सेकंड थोड़ा ज़्यादा डिसेंट लग रहा था, क्योंकि अभी पता है हमें आंसर, तो ऐसा लग रहा है। तो और कुछ ट्रिक हो किसी के पास तो बता दो। वैसे तो यही है इसका कि ये EU की एजेंसी है और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है यूरो कंट्रीज को, तो उसके लिए इन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया था। जो थर्ड स्टेटमेंट था ना उसमें ऑल था, तो उसको थोड़ा वो एक्सट्रीम हो जाता, उस वजह से उसको कट कर सकते थे। ओके सर, अच्छा साइड में चलना सर, राइट साइड। एक आई जस्ट वांट टू मेक अ स्टेटमेंट, वो सही है या गलत है बता देना। जब भी स्टेबिलिटी वर्ड आती है, इट ऑलवेज मोस्ट टाइम रेफरिंग टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, नॉट पॉलिटिकल और एनी अदर। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में हो सकता है, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। हाँ आई थिंक सही है उस सेंस में कि क्योंकि कंट्रीज एक प्रिंसिपल मान के चलती है जो वेस्टफेलियन मॉडल से आता है कि ईच कंट्री इज सॉवरेन इन इट्स इंटरनल अफेयर्स। तो वहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना या उनमें इंटरफेरेंस करना थोड़ा सा नहीं रहता, मोस्टली फाइनेंशियल। ठीक है, वो आई थिंक डॉट्स ज्वाइन कर रहे हैं हम थोड़े। एक और अभी क्वेश्चन किया था, मतलब टेस्ट सीरीज में आया था व्हाट आर स्टेबल कॉइन्स। तो वो क्रिप्टो करेंसी होती है जिसके बैकएंड पे एसेट्स होते हैं, लाइक जैसे अभी बिटकॉइंस है तो उसके बैकएंड पे कोई एसेट्स नहीं होते, बट स्टेबल कॉइन्स मतलब क्रिप्टो करेंसीज होती है जिसके बैकएंड पे एसेट होता है, लाइक फेसबुक की लीरा है। इथेरियम है फेमस, इथेरियम भी फेमस है इसमें। इथेरियम स्टेबल कॉइन स्टेबल नहीं है, लेकिन वो सर बैक्ड है, इथेरियम बैक्ड है।
हाँ जी सर। हाँ, तो इसमें साइड में ईयू के बारे में बताया हुआ था। अभी ईयू का ये वाला इनिशिएटिव भी थोड़ा न्यूज़ में था, ग्लोबल गेटवे। तो ये ग्लोबल गेटवे वो काउंटर करने के लिए है BRI इनिशिएटिव को, चाइना के। तो इसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देते हैं कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और तो इसमें ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो ग्लोबल गेटवे इनका इनिशिएटिव है वो सिर्फ यूरो कंट्रीज के लिए है। तो आप बता देना कि मतलब अराउंड द, मतलब सभी कंट्रीज के लिए है ये अवेलेबल। फिर ईयू में क्या था, हाँ ये याद रखना कि अभी यूके ने ब्रेक्सिट कर लिया था। 27 कंट्रीज हैं, और ये जो मेन कंट्रीज है जो भी इसका पार्ट नहीं है, मतलब और भी होंगी लेकिन मेन ये जो, हाँ हेडक्वार्टर्स बेल्जियम में है, ब्रुसल्स। और जो मेन कंट्रीज है जैसे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, बेलारूस, यूक्रेन, ये ईयू का पार्ट नहीं है। और ये फॉर्म हुआ था 1993 में। और बेल्जियम में एक और ऑर्गेनाइजेशन का भी वो है हेडक्वार्टर्स, वो कौन सी है? नाटो। हाँ जी सर, करेक्ट। अच्छा, आईसीसी और आईसीजे का कहाँ पर है हेडक्वार्टर्स? जेनेवा। हेग नीदरलैंड। हाँ करेक्ट, हेग नीदरलैंड्स। अच्छा, अगर ऐसा पूछे कि ऐसा आगे आ जाएगा वैसे तो, कि आईसीसी और आईसीजे में उनके ज्यूरिसडिक्शन में क्या डिफरेंस है, मतलब किस टाइप के केसेस आईसीसी में जाएंगे, किस टाइप के आईसीजे में? आईसीजे यूएन लेड बॉडी और आईसीसी एक मतलब प्राइवेट कंसोर्टियम है, लाइक कोई बैकिंग नहीं है किसी इंस्टीट्यूशन की। मतलब आईसीजे में तो क्या होता है ना, जैसे जो आर्बिट्रेशन वाले केसेस होते हैं वो जाते हैं, बट आईसीसी में जीनोसाइड वाले केसेस जाते हैं। आईसीजे में वॉर क्राइम्स वाले केसेस जाते हैं, एंड सॉरी आईसीसी के अंदर वॉर क्राइम्स वाले केसेस जाते हैं, एंड इट इज बैक्ड बाय रोम स्टैट्यूट। ठीक है, तो रोम स्टैट्यूट से आईसीसी का जन्म हुआ था, और आईसीजे जो है वो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूएन का। ठीक है, तो आर्बिट्रेशन जैसा अभी किसी ने बोला, तो वो यूएन जो मेंबर्स है वहाँ पे जाके आर्बिट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और आईसीसी के बारे में देख लेना, रोम स्टैट्यूट है तो वो यूएन से कोई लेना देना नहीं है उसका, एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज उसके अंदर नहीं आते हैं, इंक्लूडिंग यूएस। हाँ करेक्ट सर। अच्छा, नेक्स्ट कुछ और किसी को कुछ बताना है? नेक्स्ट चलते हैं कि ये ड्रिप इरिगेशन पे था। हाँ बताइए सर। कुलभूषण जाधव का सभी सर आईसीजे में ही तो था ना? हाँ वो आईसीजे में था। अच्छा, एक इन्होंने गैम्बिया ने ना अभी रिसेंटली, मतलब रिसेंटली नहीं, 2021 में गैम्बिया एक कंट्री है, ये ओआईसी की इस्लामिक जो वाली ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसकी गैम्बिया एक कंट्री है, उसने म्यांमार का केस डाला था आईसीसी में रोहिंग्यास के खिलाफ। तो वो भी न्यूज में आ सकता है। हाँ, और बताना है सर किसी को? हाँ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रिप इरिगेशन पूछा था तो इसके एडवांटेजेस पूछे थे। तो पहला स्टेटमेंट था रिडक्शन इन वीड, और मतलब आंसर है इसका रिडक्शन इन वीड और रिडक्शन इन सॉइल इरोजन। तो रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी, तो ऐसा क्यों नहीं है, मतलब सॉइल सैलिनिटी ऐसा इन्होंने कट क्यों किया ऑप्शन? तो इसलिए किया क्योंकि इसका क्या है कि ना वो, मतलब ऐसे इसमें वाटर क्लॉगिंग भी आई थिंक चलेंगे थोड़ी देर बाद। सो रिडक्शन इन वीड एंड रिडक्शन इन सॉइल इरोजन इसका आंसर मार्क किया था ड्रिप इरिगेशन का। तो कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि कैसे ये ऑप्शन पे पहुंचे हैं, ये आंसर कैसे आया, मतलब ये? श्योर सर। मेनली सर अभी देखा जाए कि अगर
ड्रिप इरिगेशन को लेके, तो मेंस में भी इस बार क्वेश्चन पुट अप हुआ। तो सर जैसे ड्रिप इरिगेशन की जो टाइप होती है मेनली सर, जैसे एक तो अलग अलग टाइप से आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हाँ आ रही है। आशीष थोड़ा संक्षिप्त में, ब्रीफ में थोड़ा सा बताइए। ओके ओके सर। मेनली सर इरिगेशन में क्या होता है कि जो अभी जैसे जो पुरानी तकनीक होती थी पानी की फ्लोट करने की सर, जैसे एकाएक वो अपन पूरा जो फॉर्म होता है उसमें पूरा पानी निकाल देते थे एक साथ, तो उससे क्या होता था सर, जो मिट्टी का जो इरोशन होता था वो ज़्यादा होता था। लेकिन अभी जैसे स्प्रिंकल के थ्रू अपन छिड़काव के थ्रू यदि पानी का अपन सप्लाई करते हैं, तो धीमे धीमे पानी बिल्कुल बिल्कुल जो जड़ होता है रूट में बिल्कुल धीमे धीमे पहुंचता है। उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन तो रुक ही जाता है। इसके अलावा जो रिडक्शन इन बीड, क्योंकि ये जो बीड्स वगैरह उगते हैं, क्योंकि ये जो पानी होता है सिर्फ जड़ तक जाता है और पूरे में नहीं फैलता, उससे बीड तो कम हो ही जाते हैं और उसके अलावा इरोजन भी कम हो जाता है। लेकिन ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, रिडक्शन ऑफ इन सॉइल सैलिनिटी, इसको मतलब ये बढ़ाता भी नहीं है और कंट्रोल भी नहीं करता है। नहीं, एक्चुअली ना ये क्या बोल रही थी मैं, कंसंट्रेशन ऑफ सैलिनिटी ना बढ़ जाती है, तो ये इंक्रीज होता है, इसमें रिडक्शन लिखा है ना। हाँ मतलब इसमें क्या है ना कि वो इन्होंने इसलिए ऑप्शन कट किया कि जो ड्रिप, जैसे जो ये सर ने बताया स्प्रिंकल ड्रिप, ये सब है माइक्रो इरिगेशन का पार्ट। एक होती थी हमारी ट्रेडिशनल इरिगेशन और एक होती है माइक्रो इरिगेशन जिसमें कम कम पानी यूज होता है, वो सब आता है। ये ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, ये सब। तो जो इसमें ये वाला ऑप्शन था ना कि सैलिनिटी वाला, तो इसमें क्या दो टाइप से हो सकता है। तो इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो कैपिलरी एक्शन से ऊपर आ जाएगा सॉल्ट, और अगर लीचिंग हो रहा है, मतलब वाटर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया तो लीचिंग होगा, तो फिर वो फिर भी ऐसे मतलब आ जाएगा सॉल्ट, तो लीचिंग के कारण। लेकिन इसमें क्या होता है कि वो होता है मतलब जैसे ना हम पाइप्स डालते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो इर्रेगुलर सरफेस पे भी डाल देते हैं हम ये पाइप्स को। तो वो इसका एक एडवांटेज भी है कि हम इसे इर्रेगुलर, मतलब इसमें फील्ड जो है वो लेवल होने की जरूरत नहीं है ड्रिप इरिगेशन के लिए। तो ये इसका एडवांटेज है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि क्योंकि फील्ड लेवल नहीं होती तो वो वाटर ना क्लॉगिंग हो जाता है कहीं कहीं, तो उसका मतलब ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। तो मतलब ये कोई प्रूवन नहीं है इसका कि भाई कम होगा। अगर हमने अच्छे से ड्रिप लगा रखा है तो वो वाटर क्लॉगिंग नहीं होगी, लेकिन वो उसकी डिसएडवांटेज में भी आता है कि हो भी सकती है। तो ये है बस इसका, तो इसलिए इसका नो इफेक्ट है कि नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ सैलिनिटी, ना तो ये इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है। अच्छा, फिर इसके ये टाइप्स थे माइक्रो इरिगेशन में। तो ट्रेडिशनल इरिगेशन में ना ये नीचे नाम दिए हुए हैं इसके कि इसको क्या क्या बोलते हैं। जैसे जोहर्स, हाँ जोहर तो पता है हमें, और बाओलिस, हुंदू, सुरागम, हुल्स, स्प्रिंग्स, डोग। तो ये नाम याद करना कि ये कौन सी टाइप की इरिगेशन में आते हैं, तो ऐसा पूछ सकते हैं कि ये ट्रेडिशनल इरिगेशन ही है। और एक जो ये माइक्रो इरिगेशन है ना, ये एक माइक्रो इरिगेशन फंड भी अभी शुरू किया था, वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया, कर दूंगा। एक माइक्रो इरिगेशन फंड करके था, तो वो है जैसे एग्रीकल्चर के लिए दिया था उन्होंने। तो एग्रीकल्चर कौन सा लिस्ट में आता है? हाँ करेक्ट, स्टेट लिस्ट में आता है। तो इसमें क्या था ना, माइक्रो इरिगेशन सेंटर ने शुरू किया, तो हम ऐसे भी याद कर सकते थे कि जैसे सेंटर ने शुरू किया है तो आ, वो स्टेट लिस्ट में आता है। मतलब जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट में, तो वो कोई भी स्कीम शुरू करेंगे तो वो पूरा पैसा नहीं देंगे क्योंकि वो स्टेट लिस्ट में है। अगर यूनियन में होता तो वो उसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती। लेकिन क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में आता है एग्रीकल्चर, तो वो स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो वो आधा पैसा स्टेट को भी देने को बोलते हैं। तो ऐसा है इसका माइक्रो इरिगेशन फंड। माइक्रो इरिगेशन के लिए एक गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक स्कीम भी निकाला था ना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हाँ करेक्ट। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है जिसके अंदर आइडिया था मोर क्रॉप पर ड्रॉप, तो उसमें पूरा माइक्रो इरिगेशन को लेकर ही है। और जैसा कि अभी बताया था स्पर्श ने कि
स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो सेंटर अगर लॉ बनाता है उस चीज में तो वो मोस्टली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो रहती हैं, यानी सेंटर थोड़ा पैसा देगा एंड बाकी पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो इस कृषि सिंचाई योजना में भी ऐसा ही है कि गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो 40 देगी, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट 60 देगी एंड बाकी 40 जो है वो स्टेट देंगे। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू माइक्रो इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट है उनको प्रमोट कर रहे थे। ओके, वो ऐड कर दूंगा मैं इसमें, वो कृषि सिंचाई योजना भी ऐड कर दूंगा। और किसी को कुछ ऐड करना? चलो आगे चलते हैं। डिजी लॉकर पे आया था ये, तो ये तो है मतलब आसान सा, डिजिटल इंडिया मिशन का पार्ट है ये अपने। और दूसरा इसमें स्टेटमेंट था कि इट अलाउज यू टू एक्सेस ई डॉक्यूमेंट रिस्पेक्टिव ऑफ योर फिजिकल लोकेशन, तो ये भी ट्रू है। तो ये क्लाउड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है कि मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दो और फिर बाद में जहाँ चाहे वहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इसमें ये 9 पिलर्स हैं डिजिटल इंडिया के ब्रॉडबैंड हाईवेज, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, information for everyone, early harvest program, universal access to phones, IT for jobs, e-kranti, electronic delivery of services, e-governance और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग टारगेट नेट जीरो। तो इन 9 पिलर्स के अंदर फर्दर बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो जैसे ये पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम है, इसके अंदर कुछ स्कीम थी ना, वो वानी जो थी वो भी इसके अंदर थी। तो ऐसे करके, और जैसे ये हाँ सर बोलो। नहीं, वो पीएम वानी बोल रहा था। अच्छा, तो ऐसे जैसे इसमें पीएम वानी है, और ये डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के लिए इन्होंने वो कॉमन सर्विस सेंटर इस टाइप से भी खोले हैं। अच्छा, वो कॉमन सर्विस सेंटर है ना, वो ई गवर्नेंस में आते हैं। तो ऐसे मतलब अलग अलग टाइप की स्कीम्स इनके अंदर फर्दर स्कीम्स है। तो ऐसा है, तो वो सभी लिख नहीं पाया मैं, लेकिन लिख दूंगा टाइम करके जो भी न्यूज में थी। सिमिलर ट्रेंड पे क्वेश्चन और पूछा था यूपीएससी ने, डीजी सिग्नेचर, तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हॉट एरिया है यूपीएससी। ओके सर, और कुछ है किसी के पास? हाँ, तो आखिरी ये क्वेश्चन है कि रिवर लिंकिंग पे, तो हाँ, तो उस टाइम पे होंगी ये न्यूज में, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, महानदी, सोन और नर्मदा और तापी। तो फिर इसका आंसर था गोदावरी कृष्णा। किस किस का हुआ है? तो इसमें साइड में वो मैप सा दे रखा है। हाँ, अभी ना उसमें बजट में 5 रिवर लिंकिंग को दिया गया, वो मैंने उसमें ऊपर लिख दिया सर, थोड़ा सा और राइट साइड करेंगे। सबसे ऊपर वो 5 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट थे जो इस साल बजट में अनाउंस किए हैं। गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार, पेन्नार कावेरी, और ये दमनगंगा, पिंजाल, और पार तापी और नर्मदा। ये वाला तो राजस्थान है और गुजरात। हाँ, तो और इसके बारे में फिर कृष्णा रिवर है जो वो महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है। कौन कौन से स्टेट्स में फ्लो करती है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कावेरी ओरिजिनेटिस कोडागू, और फिर ये कर्नाटका और तमिलनाडु पे, तो इनका भी इस पे लड़ाई भी चल रही है। और एक पेन्ना जो दमन गंगा और ये पिंजल का क्या है स्टेट? हाँ, ये बता दो कोई मैम। गोदावरी ट्रिब्यूटरी, दमनगंगा। अच्छा, दमनगंगा गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। अच्छा, ये भी मैं ऐड कर दूंगा इसमें। ये सर क्वेश्चन आ चुका है ना, किशन गंगा, गंगा, रामगंगा, दमनगंगा, पेनगंगा को नॉर्थ टू साउथ में अरेंज करने के लिए। हाँ सर, वो भी आया था। हमको उसमें दमनगंगा याद नहीं था, मतलब ये तो याद था पेन गंगा, वेन गंगा।
इसी से गोदावरी की है। ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं, पेंगंगा भी, गंगा भी, दमन गंगा भी है। हाँ, उसमें मैंने क्वेश्चन दिया भी हुआ है शायद साइड में। वाटर डेफिसिट रिवर कौन सी है केन और बेतवा में? ये बेतवा वाली है ना, ये बुंदेलखंड रीजन के पास। बिल्कुल। हाँ, और ये जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच में से होकर गुजरा, तो इसलिए भी कंसर्न है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है? सर मध्य प्रदेश में, और मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ सर, छतरपुर से। ओके, ग्रेट सर। और किसी को कुछ ऐड? अच्छा, यहाँ ये इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था इस पे कि इरिगेशन प्रोजेक्ट और उसका स्टेट कौन सा है। तो ये दमन गंगा था गुजरात, तो अभी सर ने बताया कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है ये। और गीमा ये महाराष्ट्र, और एक ये पंबा रिवर है केरल। तो केरला में भी अभी वो जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो सर ने बताया था वो चल रहा है, उसमें भी काफी डिस्प्यूट है क्योंकि वो भी बीच में से होकर गुजर रहा है, तो इकोलॉजिकल लॉसेस हैं उसके भी। या और किसी को कुछ इसमें कुछ अच्छा ऐड करना हो तो बता दो। मेनली सर इसको थोड़ा सा लेके विरोध हो रहा है ना, कैन बेतवा लिंक परियोजना को लेके। तो जैसा आपने जिक्र किया ना सर कि पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजरती है, तो मेनली ये इसका सर कुछ रीजन मेनली डूब रहा है, इस वजह से थोड़ा सा ये। और मेनली सर ये विंध्याचल पहाड़ियों में स्थित है, और ये टू डिस्ट्रिक्ट से होके ये मतलब ये स्थित है पन्ना टाइगर रिजर्व, मेनली छतरपुर एंड पन्ना। ओके सर। अच्छा, एक मुल्ला पेरियार डैम था, वो कहाँ है, कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु। केरला में। केरल में है, बट तमिलनाडु कंट्रोल करता है, कुछ ऐसा है ना? करेक्ट। हाँ करेक्ट। कौन सी रिवर पे है? पेरियार। हाँ करेक्ट करेक्ट। हाँ, और किसी को कुछ बताना है तो? ठीक है। नेक्स्ट आई गेस रेनेसा आपका पार्ट है। कौन सा था आपका पार्ट? क्वेश्चन कहाँ से थे आपके? 71 सर। अच्छा सर, ये 80 तक होगा ना, या फिर 81 में? जैसे मेरा 81 से है, तो आज कहाँ तक होगा मुझे बता दो एक बार। कोशिश करते हैं एक बार, अगर जल्दी वाइंड अप हो जाता तो 80 वाला पार्ट भी कर लेंगे। ओके ठीक है सर। रेनेसा मैम आप चालू कर सकते हो। ठीक है, तो this is 71 question is recently which of the following states has explored the possibility of constructing an artificial inland port to be connected to sea by a long navigation channel? तो उस टाइम पे राजस्थान था, तो उसका आंसर राजस्थान है। तो इंलैंड शिपिंग पोर्ट एट जालौर विच वुड बी कनेक्टेड, मतलब जो भी कनेक्टेड हो गया है टू द अरेबियन सी और अलोंग दिस कच्छ क्रीक। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि इसको कौन रेगुलेट करता है, तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये रेगुलेट करती है इसमें। तो स्टैट्यूटरी बॉडी, तो इसका एक्ट है IWAI एक्ट 1985, और हेडक्वार्टर इसका नोएडा में, और मिनिस्ट्री है पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, तो टोटल अभी जो प्रोस्पेक्ट है कि ये कि 111 नेशनल वाटरवेज अनाउंस किए हैं बनाने के लिए, और बट अभी मेजर 6 हैं, मतलब जिसमें भी 6 अभी स्टार्ट हुआ है इधर मिजोरम साइड में, बराक रिवर पे प्रोबेबली। ठीक है, तो इसमें पिक्चर में आप देख सकते हो सारे मेजर 5 नेशनल वाटरवेज। तो इसमें एक अभी जो राइट साइड कीजिएगा, इसमें एक अभी न्यूज में एक था, इंलैंड तो नहीं है लेकिन ये एक करवार पोर्ट है। इसको यहाँ पे वेस्टर्न साइड में है ये, तो इसको कश्मीर ऑफ कर्नाटका भी बोला जाता है। साउथ ऑफ काली रिवर पे इट इज सिचुएटेड, एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट है ओनली ऑल वेदर नेचुरल पोर्ट है ये आउट ऑफ दीज
10 माइनर पोर्ट्स ऑफ कर्नाटका, तो थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें कुछ ऐड करना हो किसी को या कुछ, तो नेक्स्ट पे हाँ, चले ये चलते जो नेशनल वाटरवे था ना गंगा वाला, ये भी बहुत न्यूज में था। नेशनल वाटरवे 1, और इनमें ना 3 ही ऑपरेशनल है, 1, 2 और 3, बाकी तीनों भी ऑपरेशनल नहीं है। और एक 2-3 और मेजर पोर्ट्स हैं जो इनलैंड पोर्ट्स हैं। अच्छा, इनलैंड पोर्ट्स होते क्या हैं मतलब? इनलैंड पोर्ट्स मींस वो नेविगेट करेंगे इन दी मतलब जो आपका कनेक्ट करेंगे इधर मेजर सिटीज ऑफ इंडिया जो अंदर की तरफ है, मतलब जो कोस्टल सिटीज नहीं है ना, तो वहां तक नेविगेट करने के लिए इनको बनाया गया इनलैंड पोर्ट्स को। जैसे वाराणसी है, उसको आपने कनेक्ट किया है तो जो भी वहां से ट्रांसपोर्टेशन होगा तो वो मेजर सिटीज से हो पाए, इसीलिए। बाकी और कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हो तो। हाँ, बेसिकली जो इनलैंड पोर्ट्स है ना, वो सी से कनेक्टेड नहीं होते। मतलब जरूरी नहीं है कि वो सी से कनेक्टेड हो, वो रिवर, लेक या किसी भी चीज से कनेक्टेड हो सकते हैं। मेजर मेनली रिवर वो से सी से कनेक्ट कनेक्ट हाँ, मेनली सी से कनेक्ट नहीं होते वो। और थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जवाहरलाल नेहरू है, वो कहाँ पर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट? मुंबई। हाँ सर, महाराष्ट्र, हाँ करेक्ट। तो ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू है, और एक पारादीप पोर्ट है, वो कहाँ पर है? ओडिशा। वेस्ट बंगाल। हाँ, उड़ीसा उड़ीसा में। उड़ीसा में। सब हाँ, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट थे। कांडला भी सर है। गुजरात। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी मतलब बन सकता है, लाइक कौन सा वाटरवे सबसे लॉन्गेस्ट है? तो नेशनल वाटरवे 1, देन सेकंड पे नेशनल वाटरवे 4। तो इनकी लेंथ भी एक बार मतलब ऑर्डर फर्स्ट सेकंड थर्ड का देख लेते हैं। और एक बार यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कोहिमा से अगर जो हम कोटायम हमें जाना हो तो कौन कौन सी स्टेट्स के थ्रू मतलब नेविगेट करना होगा, कितने स्टेट्स के थ्रू। तो इस टाइप से मतलब ये प्लेसेस थोड़ा मतलब याद रखना चाहिए, नेक्स्ट टाइम भी एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। राइट। अभी रिसेंटली एक मेजर पोर्ट भी बना रहे ना महाराष्ट्र के अंदर, न्यूज में था लास्ट ईयर। हाँ, वाधवाना। वधावन। करेक्ट, वधावन पोर्ट है, अभी वो नया बन रहा है। तो आई थिंक महाराष्ट्र में 3 फिर मेजर पोर्ट्स हो जाएंगे, एक तो JNPT, एक मुंबई पोर्ट, और ये वधावन भी। किसी ट्राइब द्वारा विरोध तो हो रहा था ना सर इसका, वधावन पोर्ट का? याद नहीं यार, आपको पता हो तो एक बार चैनल डिस्कशन ग्रुप में डालो। माजगांव कहाँ पर है? गोवा। गोवा। राइट, ठीक है। बट आई थिंक वो मेजर पोर्ट नहीं है ना। हाँ, सॉरी। मेजर पोर्ट तो आई थिंक मारमा गोवा है। हाँ, मारमा गोवा है। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द एग्रीमेंट एट द UNFCCC मीटिंग इन द पेरिस इन 2015, स्टेटमेंट देखना है। फर्स्ट इज agreement was signed by all the members countries of the UN and it will go into effect in 2017. Next is agreement aims to limit the greenhouse gas emission so that the rise in average global temperature by the end of this century doesn't exceed 2 degree Celsius or even 1.5 degree Celsius above the pre-industrial level. Third, developed countries acknowledge their historical responsibility in global warming and commitment to donate $1,000 million a year from 2020 to help developing countries to cope with the climate change. तो इसमें कोई अटेम्प्ट करके मतलब बताए स्टेटमेंट्स वाइज। इसमें थर्ड अगर गलत एक, है। हाँ थर्ड वाला 100 100 बिलियन था, और अगर वो पता होता तो आई थिंक इजीली फिर इसका आंसर आ जाता कि थर्ड एलिमिनेट करके बी बच जाता।
और राइट, ये क्योंकि 2017 में हुआ, ये कंडीशनल था कि 50% जो एमिशन करते हैं ना 55 कंट्री, तब एनफोर्स में आएगा। ये इस कंडीशन पे बेसिस था, ईयर नहीं था इसका। राइट। और थर्ड वाला कैसे एलिमिनेट किया था आपने? क्या वो जो अमाउंट था वो भी $100 था, वो इन्होंने 1000 लिख दिया था ना डायरेक्टली। हाँ, और इसमें ऐसे ना ऐसे जैसे पैटर्न पे एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने आईआरएनएस से रिलेटेड, मतलब जो इंडिया की रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट थी, तो उसकी भी रेंज ऐसे ही ट्वीट की थी उन्होंने, मतलब कुछ एक्स्ट्रा रेंज दे दी थी। उन्होंने 55 से दे दी थी, 15 से ज्यादा। 15,000 दे दिए थे। हाँ, नहीं 55 और इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो भी थोड़ा एक्सट्रीम था कि पूरी ऑल द मेंबर कंट्रीज ने साइन किया था, तो ये भी इजीली हम एलिमिनेट कर सकते थे। हाँ, ये पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे दिया हुआ था कि ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूएन ने, तो ये वाला भी। और कौन सा ऐसा एग्रीमेंट है जो ऑल द मेंबर्स ऑफ यूएन ने किया है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल। हाँ जी सर। ठीक है, तो इसमें यूएनएफसीसी के लिए देख लेते हैं। तो जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, तो 3 बॉडीज थी जिसमें, ठीक है, दीज आर बाइंडिंग, द सीबीडी, यूएन सीसीडी डेजर्टिफिकेशन के लिए, एंड यूएनएफसीसी, ठीक है। तो इसमें ये थोड़ा सा डेटा है। थ्रू कैनकन एग्रीमेंट तो this Cancun Agreement in 2010 developed countries parties committed this context of meaningful mitigation actions and transparency on implementation, ठीक है। तो इसमें यही था थर्ड वाला स्टेटमेंट जिसमें डेटा चेंज था, 1000 कर दिया था। और बाकी इसमें ये वाला आप देख सकते हो इसमें, इस इमेज में, और समिट के लिए इसके इतने मतलब नेम्स हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट है कि इसके आउटकम्स क्या थे। आउटकम्स थे रियो डिक्लेरेशंस, एजेंडा 21, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, जो शायद हमने कल डिस्कस किया था ना, एजेंडा 21, और बाकी कन्वेंशन, ये 3 आई थी। जो इसमें नीचे वाले ये तीनों बाइंडिंग थे और ये ऊपर वाले नॉन बाइंडिंग। नॉन बाइंडिंग थे, राइट। ठीक है, तो इसमें इस ऊपर कीजिएगा, मतलब तो यूएनएफसीसी का फैक्ट 1992 समिट में साइन हुआ था। और ये इसका टारगेट था स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशंस, और COP 26 इन ग्लासगो, जो भी लास्ट ईयर हुआ था, करंट अफेयर में भी हमने इसको डिस्कस किया था। और इसका टारगेट था रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2030, ठीक है। तो इस इमेज में फैक्ट्स थोड़े से हैं। 197 स्टेट्स इन्वॉल्व थे, ये पता है। और COP जो था 2015 वाला जो था, COP 21 था, पेरिस एग्रीमेंट वाला, तो उसी को हमने एनफोर्स किया अभी। इसमें पेरिस एग्रीमेंट था, उसमें ये था कि ग्लोबल वार्मिंग हमको 2 डिग्री से मतलब उसके बिलो रखना है, और 1.5 डिग्री के बिलो उसे मेंटेन करना है प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक, ठीक है। और COP 27 जो हमारा होगा इस ईयर, वो जेब में होगा। हाँ, एक बात और ऐड करूंगा मैं। जो अपना रियो प्लस 20 था ना, रियो प्लस 20 मतलब 2012 में हुआ था जो, उसमें हम लोग पेज लेके आए थे, पार्टनरशिप फॉर ग्रीन इकोनॉमी। ये यूपीएससी ने पूछा भी है 2018 में कि पेज कब आया था, तो रियो प्लस 20 में आया था ये वाला, याद रखना। और उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी उसी में है। हाँ सर, पहली बार मतलब, वैसे तो ब्रुटलैंड कमीशन ने बोला था सस्टेनेबल डेवलपमेंट बारे, लेकिन 12 नहीं, मतलब टारगेट ईयर उनका तब सेट हुआ था 2012 से 2030। हाँ सर, ब्रॉडलैंड कमीशन में वो फर्स्ट टाइम टर्म बताया था कि 87 में कि आर कॉमन फ्यूचर में, उस रिपोर्ट में ना टर्म फर्स्ट टाइम कहा था कि वो आना है। हाँ, राइट राइट। एंड COP26 में काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया था, ग्लोबल मीथेन प्लेज। तो उसमें कोई बताएगा इंडिया उसका मेंबर था या नहीं था? इंडिया नहीं है उसका मेंबर। इंडिया नहीं है, राइट।
और एक कंफ्यूजन एक और इनिशिएटिव है ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव, तो वो डिफरेंट है ग्लोबल मीथेन प्लेज से। तो मे बी विजन की टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन था, तो मैंने वो जल्दी में से पढ़ दिया था ग्लोबल मीथेन प्लेज ही है वो, बट वो इनिशिएटिव था, तो इनिशिएटिव कुछ डिफरेंट है। सबने आई थिंक वो गलती करी थी उसके अंदर कि वो प्लेज पढ़ गए थे जबकि इनिशिएटिव लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना है इसका। कूल है, नेक्स्ट पे चलते हैं ना। ठीक है। तो ये इजी था, ये इजी क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। इसमें है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972 बाय ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड क्लब ऑफ रोम। तो ये गलती है, ये नहीं है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैव टू बी अचीव्ड बाय 2030, ठीक है, तो सेकंड है ये, ठीक है इसमें बस। तो ये जो इनको हम ग्लोबल गोल्स भी बोलते हैं। तो इन 2016 दी 17 SDGs जिसमें 169 टारगेट्स हैं इन टोटल। ठीक है, तो 2030 एजेंडा व सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये हमने अडॉप्ट किया था 2015 में UN समिट में। ठीक है, और इसमें इंडिया में भी हम ऐसे इनको एम्फसाइज कर, मतलब इनको अचीव करने के लिए हमने नेशनल लेवल पे जो इंडेक्स हम निकालते हैं वो नीति आयोग ने इसको निकाल दी इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड UN और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो मोस्टली ऑप्शंस वगैरह में अगर वो देते हैं हमको जनरली यही पता रहता है ना कि नीति आयोग और UN का इनिशिएटिव है, तो इसमें 2 एजेंसी और है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं, मतलब इसमें 4 कैटेगरीज में डाला, एस्पिरेंट्स, परफॉर्मेंस, फ्रंट रनर्स एंड अचीवर्स। ठीक है, तो इसमें टॉप पे केरला है। तो ठीक है, तो केरला रिटन पोजीशन टॉप इन द 3rd एडिशन ऑफ द इंडेक्स, तो 75 स्कोर था। देन तमिलनाडु एंड देन हिमाचल प्रदेश के। तो उसके बाद हम आप देख सकते हैं कि बिहार, झारखंड, आसाम द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स and all the states showed some improvement last year's scores with Mizoram and Haryana seeking biggest gains. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में ध्यान रखिएगा। ओके, तो थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा। वैसे इंडिया की जो रैंक है SDG में इंडेक्स 2021 में, तो हमारा पोजीशन 120th है। इससे रिलेटेड ना एक स्टेटमेंट फ्रेम हो सकता है लाइक केरला टॉप द इंडेक्स विद अचीवर स्टेटस, मतलब इस टाइप से। तो ये याद रखना है कि अचीवर स्टेटस किसी को भी नहीं हुआ है। राइट, और सर अचीवर भी नहीं है और एस्पिरेंट भी नहीं है, सभी है ना जो परफॉर्मर है या फ्रंट रनर है, सभी में है। मतलब ऊपर का भी नहीं है, नीचे का भी नहीं है, बीच में है सभी। राइट, तो ये 17 गोल्स हैं और नीचे मतलब ये स्क्रॉल कीजिएगा, ये तो देखा है ना। तो ये जो है मैप, इसमें देख लीजिए जो गोल्स हैं, मतलब इसमें सेपरेटली बताया है कि टॉप स्टेट कौन है। तो कुछ ज्यादा ही मतलब वैसे तो डेप्थ में है ये, लेकिन आप देख सकते हो नो पॉवर्टी में टॉप स्कोरर कौन है, तमिलनाडु है। जीरो हंगर में केरला है। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन केरला, जेंडर क्वालिटी में भी। ठीक है, देख लीजिएगा सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसकी कोई ट्रिक पता है क्या किसी को याद करने की SDG को? सर ट्रिक तो नहीं, बट वैसे ही याद किया मैंने इसको। मतलब एक बार दिखा दो, मैं बता देता हूँ कैसे किया। तुल सर के पास बताया था किसी ने। देखो यार, SDG दिखा दो एक बार। देखो पहला बेस अपना पॉवर्टी है, मतलब पहला ये तो याद करना पड़ेगा, पॉवर्टी है। अगर नो पॉवर्टी होगा तो क्या होगा, हंगर नहीं होगा फिर। ठीक है, हंगर नहीं होगा तो हेल्थ अच्छा रहेगा। ठीक है, नंबर 3 आ जाएगा। हेल्थ अच्छा होगा तो हम एजुकेशन की सोचेंगे, एजुकेशन की सोचेंगे तो फिर एजुकेट होंगे तो जेंडर इक्वलिटी आएगी, जेंडर इक्वलिटी आएगी तो फिर ये सैनिटेशन के बारे में सोचेंगे। ठीक है, ये पहला बेस है। दूसरा बेस है 24/7 एनर्जी चाहिए हमको, तो अगला बेस 7 नंबर है एनर्जी वाला। एनर्जी होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ग्रोथ कैसे होगा, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर से। अगर ग्रोथ ये सब हो गया तो इनइक्वलिटी वो रिड्यूस हो जाएगी। इनइक्वलिटी रिड्यूस हो गया तो मतलब सस्टेनेबल की ओर हम मूव कर रहे हैं, तो 11 नंबर हो गया। सस्टेनेबल हो गया तो क्या सोचेंगे, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये सब हो रहा है सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, तो हम क्लाइमेट के बारे में सोच रहे हैं, नंबर 13।
क्लाइमेट में ओशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर टू लैंड। तो नंबर 14 ओशन हो गया, फिर 15 लैंड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या ये सब हो गया तो अच्छी अच्छी बात है, पीस हो गया, जस्टिस मिलेगा। पीस जस्टिस मिलेगा तो क्या होगा, पार्टनरशिप हो जाएगी। यू कैन रिमेम्बर बाय दिस। और थोड़ा बीच बीच में मतलब जैसे देख सकते हो कि जैसे 5 जो है वो जेंडर इक्वालिटी का बात कर रहा है, तो उसका डबल कर दोगे 10 ना, तो उसमें क्या हुआ, रिड्यूस हो गई है ना इनइक्वालिटी। तो आप ऐसे कर सकते हो 5 और 10 का। और 14 और 15 में अगर कंफ्यूजन होता है ना, तो 14 वाटर है, बाद में लैंड है। जैसे हमारी बॉडी में भी सबसे ज्यादा वाटर होता है ना, 70%, अर्थ में भी सबसे ज्यादा वाटर ही है। तो ऐसे कर सकते हो, मतलब लिंक कर करके। या और 11th को ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें शेप देखो 11th की क्या है, एक बिल्डिंग की तरह शेप है ना, आए तो आए है ना वो। सस्टेनेबल सिटीज, तो ऐसे याद रहता है मुझे। एंड 2 को मैं ऐसे याद रखता हूँ कि 2 मिनट में मैगी बनती है, तो वो हंगर से रिलेटेड है। ओके, दैट्स गुड। ये बढ़िया था। 9 वाला ऐसे कर सकते हो ना, 9 की स्पेलिंग क्या होता है, NINE होता है। तो जो इसमें जो तीनों है ना, वो ट्रिपल मतलब इंडस्ट्री और ये इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इससे आप लिंक कर सकते हो, IN है ना। ये काफी मतलब मुझे से मतलब इस पे कोई डेटा मुझे नहीं मिला। किसी को लगेगा कुछ इसमें ऐड करना तो प्लीज इधर ऐड कर दीजिएगा। ये एक मूवी आई थी ना, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। हाँ बस वो इसीलिए वो डायरेक्टली था। और रामानुज करके इंडिया की भी थी शायद कोई मूवी उसी टाइम पे। राइट। तो इसमें मुझे कुछ फैक्ट नहीं मिला, बस ये ऐसे ही है, इतना ही है। हाँ, ये तो वैसे ही पूछ लिया, मतलब हिंदू वाले ने छापा होगा ना, तो ये लोग उठा दिए होंगे वहां से, लग रहा है। में एक्टर देवेंद्र पटेल था। और 16-17 का ट्रेंड भी ये था कि करंट अफेयर्स का काफी वेटेज था 16 और 17 के पेपर्स में, इसलिए कट ऑफ 108 116 तक गई थी। वो 16-17 में तो पूरा पीटी छाप दिया था ना, 365। काफी सारे फंस गए थे पीटी से। अरे बर्थडे बॉय सर, हैप्पी अरे बर्थडे। अरे थैंक यू सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर एनी पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत इज 25। तो ये गलत है, इट्स 21। Then a panchayat reconstituted after a premature dissolution continues only for the remainder period। ठीक है, तो ठीक है ना, ये क्लियर है सबको? इसमें कुछ सेकंड आए तो स्टेटमेंट मतलब डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से ही है, इसमें सच कुछ नहीं हाँ। नहीं, सेकंड लक्ष्मीकांत में नहीं है सर, आई मीन सेकंड वाला नहीं है ना। है। अरे नहीं सर, है, पढ़ा हुआ है ये तो मैंने। दोनों है। ये बाद में डाला होगा इसने, मैं श्योर हूँ इस बात का, ये क्वेश्चन के बाद। चलो ठीक है। कितनी एडिशन पढ़ते हो नवीन आप? यार मैंने पुराना खरीदा था कोई, इधर करोल बाग में ना, वो थर्ड हैंड मिल गया था। वो 2017 का है शायद। 5th एडिशन है फिर आपका शायद। हाँ, पता नहीं यार। हम्म। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ये ऐड किया था। शेड्यूल 11 है, पार्ट 9 है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मतलब ये एडिशनल फैक्ट आप देखेंगे। Mayo's resolution of 1870 gives impetus to the development of local institutions। ठीक है, फिर then Lord Ripponai in 1882 provided the much needed democratic framework to these institutions, which is known as the Magna Carta of local democracy in India। ठीक है, तो ये important है। Then Royal Commission on Centralization in 1907 under the chairmanship of Hobos recognize the importance of panchayat at village level। ठीक है, तो रॉयल कमीशन, देन मॉन्टेग्यू चैम्प्स रिफॉर्म 1919 ट्रांसफर्ड द सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट टू द डोमेन ऑफ द प्रोविंसेस। ठीक है, ये हमने शायद कल डिस्कस किया था इस पे। देन आर्टिकल देख सकते हैं, आर्टिकल 40 DPSP में
की बात की है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, स्टेट लेवल पे 246, ठीक है। तो देन है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लॉन्च्ड इन राजस्थान ऑन द 2 अक्टूबर 1959, तो गांधीयन प्रिंसिपल है तो 2 अक्टूबर को हुआ, तो इजी। देन आर्टिकल इसमें दिए हैं बेसिकली 243 बी से मतलब ओ तक है, सारे इसी से रिलेटेड है। इसमें है सीट, ये इम्पोर्टेंट है, सीट्स रिजर्व फॉर SC/STs, इसमें है ऑफ एंड 1/3 है रिजर्व सीट ऑफ SC/STs फॉर वुमेन, है ना, और 1/3 फॉर वुमेन, ठीक है। तो मतलब वुमेन की कैटेगरी मतलब ऐसे दो तरीके से है, एक तो इंडिपेंडेंटली है मतलब अलग से कि 1/3 फॉर वुमेन रिजर्वेशन होना चाहिए, फिर जो SC/STs के रिजर्वेशन है उसमें भी 1/3 रिजर्व्ड है फॉर वुमेन, फॉर ST/STs वुमेन जो है ना, वैसे। तो ना इसके आर्टिकल याद करने का एक ट्रिक है मेरे पास, जैसे मैं याद रखता हूँ। तो एक 243G होता है जो मतलब पंचायती राज के लिए होता है, एंड एक 243W होता है जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज के लिए होता है। तो 243 को ऐसे याद रख सकते हो, सेकंड लव मतलब, ठीक है। एंड जी से मतलब ग्राउंड पे रहने वाले, मतलब तो पंचायती राज मतलब ग्राउंड लेवल। एंड उसमें मेट्रोपॉलिटन है तो उसमें M आता है, तो M को रिवर्स करोगे तो W बन जाएगा। तो इस वे में याद रख सकते हो आर्टिकल। इसमें फाइनेंस का भी है, उसका शायद आई है क्योंकि फाइनेंस में आई होता है ना, एफ है शायद। बाकी आर्टिकल याद नहीं है, सिर्फ ये तो याद है। 243 है करेक्ट फाइनेंस में। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो, मतलब स्क्रॉल कीजिएगा राइट साइड में, तो थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं किस तरीके से मतलब दिया हुआ है इसमें। वैसे मैंने सारे पॉइंटर्स इसमें लिख दिए थे, सही है, ठीक है। तो ये चार्ट सबको क्लियर दिख रहा है ना, मतलब ब्लर तो नहीं है? नहीं, क्लियर है। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऐसे आप देख सकते हो, विलेज असेंबली ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं इसमें, ग्राम सभा में पावर्स एंड फंक्शंस एज पर लेजिस्लेचर, 3 tier सिस्टम है, विलेज इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शन होता है कि मेंबर्स डायरेक्टली बाय द पीपल होता है, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, PRI है, चेयरपर्सन इनडायरेक्टली होते हैं इलेक्ट। फिर रिजर्वेशन अभी हमने देखा था SC/ST का और वुमेन का 1/3, और एडिशनल इसमें ये था कि जो SC/STs की वुमेन होती है उनका भी 1/3 होता है इन द SC/STs रिजर्वेशन, ठीक है। फिर डिस्क्वालिफिकेशन होता है इनका अकॉर्डिंग टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। फिर कंट्रोल करता है इलेक्शन ऑफ पंचायत, हाँ, ठीक है। तो पावर्स इसके क्या क्या होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जस्टिस के लिए, ठीक है। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, तो डायरेक्टली यही इम्प्लीमेंट होती है द ग्रास रूट लेवल। तो फाइनेंसेस इसके होते हैं, ये लेवी कर सकता है, कलेक्ट करता है एंड अप्रोप्रिएट करता है टैक्स को, टोल्स को, ठीक है। और डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस होते हैं, ग्रांट्स एंड एड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इसको मिलता है, ठीक है, CFI से। और इसको थोड़ा और डिटेल में अब मैंने लिंक डाला ना, वहां पे आप दृष्टि वाले से जैसे देख सकते। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, रिजर्वेशन CSTs के लिए चेयरमैन और चेयरपर्सन वाली जो पोस्ट होता है उसके लिए भी होता है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू। एक और एडेड क्वेश्चन, तो 1/3 जो रिजर्वेशन वुमेन के लिए है वो चेयरपर्सन और उन पोस्ट के लिए भी रहता है? ये भी ट्रू है। ट्रू है। ये फॉल्स। ये फॉल्स है। क्यों? नहीं सर, वुमेन का होता तो है, चेयरपर्सन की पोजीशन पे भी होता है। चेयरपर्सन की पोजीशन के लिए मैंडेटरी नहीं है, वहाँ पे वो गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, बाकी SC/ST के लिए वो मैंडेटरी होता है कि अगर उनका पोर्शन हाई है तो फिर वहाँ पे आप रिजर्वेशन उनके प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हो आप। ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, 50% रिजर्वेशन कितने स्टेट्स में प्रोवाइडेड है?
किसको 50 रिजर्वेशन? वुमेन्स के लिए बिहार में है। कितने स्टेट्स में है ये? आई थिंक आ सकता है, अभी पूछा नहीं है कभी। नहीं, ये आना मुश्किल है क्योंकि ये तो चेंज होते रहेगा ना, चेंज कर सकती है, कोई भी गवर्नमेंट ला सकती है अपना। वैसे भी करंट अफेयर में था क्या? मतलब ये स्टेट स्पेसिफिक आ सकता है क्वेश्चन कि किसी स्टेट पीसीएस हाँ, में आ मैं सकता आपको है। बता आंसर क्या है आंसर? मुझे भी कंफर्म नहीं है। अरे अच्छा, ये बताओ ओबीसी के लिए रिजर्वेशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता? ऐसा दिया है अभी नहीं है, अभी नहीं है। वॉलेंट्री प्रोविजन में है ना, वॉलेंट्री में है, हाँ मैंडेटरी नहीं है। हाँ, एक्चुअली हरियाणा में किया था ना, वो उन्होंने चैलेंज कर दिया, जैसे मैं हरियाणा से हूं तो हाईकोर्ट में चैलेंज होगा। हो सकता है वो वॉलेंटरी है बट कंपल्सरी फीचर नहीं है। करेक्ट। एक और क्वेश्चन, फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट होती है वो फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करते हैं एंड देन प्रेसिडेंट फिर गवर्नर को देते हैं ताकि वो अपने स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करते हैं। ट्रू है फॉल्स? यूनियन फाइनेंस कमीशन नहीं, स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा हूँ। तो वो अपनी रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करते हैं, फिर वो गवर्नर को देते हैं एंड वो फिर नहीं, डायरेक्ट गवर्नर को देता है ना। घूम के क्यों जाएगी देखना। करेक्ट। अच्छा, ये इधर आर्टिकल 246 भी लिखा हुआ है ना, 40 + 246। 246 में क्या है पंचायत के बारे में? 246 डिवाइड वाला है ना, पार्ट्स वाला। ओके अच्छा, वो लिस्ट वाला है, ओके ठीक है। ये ग्रांट्स है ना लिखा इन्होंने नीचे, ग्रांट्स एंड एड्स फ्रॉम सीएफआई। तो ग्रांट्स वाले आर्टिकल कौन से हैं? 275 और 282 करेक्ट। तो मैंने अभी मतलब ये 50% वुमेन वाला भी सर्च किया था, तो उसमें ऐसे बता रहा है कि 20 states namely आंध्रा, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटक, केरला, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, मतलब इन टोटल 20 स्टेट हैं जिन्होंने 50% ऑफ रिजर्वेशन का इसमें पंचायत में वो किया है, प्रोविजन बना दिया, मतलब अभी 2020 में। हाँ, लेकिन ये चीज ना तो याद रहेगी और आई डोंट थिंक यूपीएससी पूछेगा, क्योंकि ये चीज फ्रिक्वेंटली चेंज हो सकती है। कभी भी कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के चेंज कर देगा कि हम हाँ 50 कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बट आप लिख सकते हो मेंस में, कभी याद रह जाए तो लिख लेना। चलो ठीक। इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं पंचायत में? क्या नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं क्या इसमें? वो भी वॉलेंट्री प्रोविजन है, कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। वो पैसा के अंदर शायद कंपल्सरी में है ना, 1/10 कुछ एसटीज होते हैं nominated। एक्सटेंड किया था बाद में, तो वहां तो होना चाहिए ना, वो अलग है। क्या बोल रहे हो नवीन? सॉरी ऐसा का अलग सिस्टम है ना, वो बाद में एक्सटेंड किया था ना उधर, वहाँ का स्पेशल होता है, तो ये भी हो सकता है ना उधर कम। हाँ मतलब ये पूछा था वैसे। हाँ ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दिस इज अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा lapses in its prorogation. Second, a bill pending in Rajya Sabha which has not been passed by Lok Sabha shall not lapse on dissolution of Lok Sabha. तो अटेम्प्ट मतलब दिख ही रहा आंसर सबको। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि इसमें प्रोरोगेशन पे नहीं होता है लैप्स। इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। Not due to prorogation, but the pending bill in Lok Sabha lapses in general as prorogation has no effect in the pending bill. ठीक है, तो आर्टिकल 107 और 108 है इसके। ऑल मोशंस, resolutions, amendments pending in Lok Sabha lapses on its dissolution. ठीक है, तो चार्ट ये आई थिंक ब्लर थोड़ा सा है, तो इसमें आप डिफरेंस देख सकते हो। अजॉर्नमेंट और प्रोरोगेशन डिसोल्यूशन में क्या होता है? अजॉर्नमेंट में क्या होता है, इसमें सस्पेंड वर्क इन सिटिंग। ठीक है, तो ये दोनों जगह होता है, लोकसभा और राज्यसभा में। और प्रोरोगेशन क्या होता है? टू पोस्टपोन सेशन।
ठीक है, पोस्टपोन कर देते हैं उसको बीच में किसी इमरजेंसी सिचुएशन या जैसे भी मतलब वो डिसोल्यूशन में क्या होता है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, मतलब उसका पूरा पीरियड एंड हो गया। तो प्रोरोगेशन और अडॉर्नमेंट जो होता है, अडॉर्नमेंट ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होता है, रेजोल्यूशन सिर्फ लोकसभा में होता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अडॉर्नमेंट मोशन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो इसमें स्पीकर या चेयरमैन होता है, और टर्मिनेंट्स सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड दिस नॉट इफेक्ट पेंडिंग बिल्स। ठीक है, अब प्रोरोगेशन में क्या होता है, इसमें ये प्रेसिडेंट करते हैं इसको लीड, एक सेकेंड, और इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता ऑन पेंडिंग बिल्स पे। ठीक है, तो वो रहते हैं ऑल पेंडिंग बिल्स नोटिसेस एक्सपेक्ट फॉर दी एक्सेप्ट फॉर इंट्रोड्यूसिंग बिल। ठीक है, तो सारे पेंडिंग बिल जो होते हैं वो लैप्स हो जाते हैं, खाली जो बिल इंट्रोड्यूस करने वाले बिल्स होते हैं वो लैप्स नहीं होते हैं प्रोरोगेशन में। तो ऑप्शन में आप देख लो, उसमें ये था अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन प्रोरोगेशन। जो स्टेटमेंट 1 था इसका वो ऐसे ही था। एक स्टेटमेंट बोलूंगी, ट्रू या फॉल्स बता देना। एनी बिल दैट टचेस लोकसभा at any stage lapses if if the session dissolves. सेशन डिसॉल्व में तो नहीं करेगा ना? सेशन डिसॉल्व में नहीं है, बट अगर वो सेशन के लिए तो डिसॉल्व वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, इट शुड बी प्रोरोगेट। प्रोरोगेट, हाँ, नहीं सेशन के बारे में नहीं बोल रहे, if the house dissolves. हाँ, तो फिर वो जैसे जो हुआ होगा वो नहीं होगा ना, लोकसभा में स्टार्ट हुआ होगा तो हो सकता है। जो भी लोकसभा से टच हो रहा होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा। नहीं, उन्होंने बोला एनी बोल रहे हैं ना। हाँ, मान लो पहले राज्यसभा ने पास कर दिया फिर लोकसभा में आया तो फिर तो नहीं होगा ना। हाँ, फिर नहीं होगा। करेक्ट। एंड मतलब एडजॉर्नमेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन क्या? दीप्ति वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा, एक सिनेडाई होता है मतलब। हाँ, प्रोरोगेशन के पहले वाला स्टेज है ना। हाँ, तो हम एडजर्नमेंट में क्या होता है, बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, कुछ आवर्स हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं। सिनेडाई में होता है कि वो इंडेफिनिट टाइम होता है, उसमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं मेंशन होता है। इसमें राइट साइड में स्क्रॉल करेंगे ना तो उसमें दिया हुआ है। दीप्ति आपकी वॉइस नहीं आ रही है, दीप्ति बहुत लो आ रही है। am I audible now? हाँ, अब आ गया। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था, लाइक हम यूजुअली एज ये याद रखते हैं, अगर द बिल टचेस लोकसभा इट विल लैप्स unless it is reserved for the it was notified by the president that after coming back this bill will be taken upon. तो मैं ये कह रही हूँ एडजर्नमेंट के टाइम या फिर प्रोरोगेशन के टाइम या फिर डिसोल्यूशन के टाइम, एनी टाइम, मतलब ये वाला स्टेटमेंट वैलिड है क्या कि लोकसभा इफ बिल टचेस लोकसभा लैप्स हो जाएगा? ये डिसॉल्व के केस में होगा ना, वो बाकी टाइम में नहीं होगा। ओके। और ये जो इतने मैम ने दे रखे ना, यहाँ पे लिस्ट बना रखी है 6, एक्चुअली मैंने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देखा, उसमें ना जो यूपीएससी ने पूछा ना 2 वही बात दे रखी है कि लक्ष्मीकांत ने फालतू का इतना उठा के दे दिया, याद भी नहीं होती है। ठीक है, तो वो देख लेना। तो 107 या 8 में 2 ही चीज लिखी है, यूपीएससी ने वहीं से उठा के पूछा है बस। राइट, थैंक यू। उसमें नेक्स्ट पे जा रहे हो क्या? उसमें वो एडजर्नमेंट दोनों हाउस का हो सकता है, बट मोशन सिर्फ लोकसभा में पास होती है, तो वो याद रखना, एक्सक्लूसिव टू लोकसभा है, लोकसभा है एडजर्नमेंट मोशन। हाँ, और एक ये भी होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट का कोई रिमूवल का मोशन मतलब वो भी नहीं लैप्स होगा ना, ऐसा होता है कुछ।
किसमें तो डिसोल्यूशन में लोग भी लैप्स नहीं होगा? हाँ डिसोल्यूशन में। नोटिस तो सारे लैप्स हो जाते हैं ना, वो तो डिजॉल्व सर हो गया तो मैं सारे नोटिस। बिल बोल रहा हूँ, बिल वो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूवल वाला आ रखा है, तो हाँ लोकसभा डिसॉल्व हो गया मान के चलो, तो वो लैप्स नहीं होगा ना? नहीं हो जाता, वो हो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे जाता है। मेंशन नहीं कुछ भी ऐसा, नोटिस सारे डिजॉल्व वो हो जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं। हाँ, मैंने उस ना ऊपर वाले में थर्ड पॉइंट में लिखा था ना, ऑल मोशंस रिजोल्यूशन अमेंडमेंट या जो भी चीज अगर पेंडिंग है लोकसभा में, अगर डिसोल्यूशन हो रहा है तो वो तो सब कुछ ही लैप्स हो जाएगा। नहीं, लेकिन वो एक्सेप्शन है, सुप्रीम नहीं कोर्ट का जज वाला ना, उसमें एक्सेप्शन है, वो नहीं लैप्स होता। वो मेंशन का है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मेंशन नहीं है ये चीज, क्योंकि मैंने चेक की है। वो जो बिल एक्ट है ना अपना, जज वाला रिमूवल वाला एक्ट है ना, इंक्वायरी ऑफ जज वाला, अच्छा उसमें मेंशन है, उसमें चलो मैं चेक कर लूंगा। देख लेना। बाकी स्पर्श वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग ना टुडे। क्योंकि वो वाला जब मोशन आता है तो उसके लिए आई थिंक कमेटी बनती है ना, हाँ, उसके बाद फिर गो आउट होता है वो। कूल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है। So next is which of the following are indicator used by IFPRI to compute the global hunger index report? तो undernourishment, child stunting, child mortality. तो आंसर इज ऑल ऑफ द फोर, क्योंकि 4 पैरामीटर्स होते हैं, दोज आर अंडरनरिशमेंट, चाइल्ड वास्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है। तो ये जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये यूरोपियन का एनजीओ है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। तो ये इसको रिलीज करता है, और GHI इज कैलकुलेटेड एनुअली एंड इट्स रिजल्ट्स अपीयर्ड इन द रिपोर्ट इशूड इन द अक्टूबर। ठीक है, तभी आती है। तो लास्ट ईयर इंडिया का 101th पोजीशन है आउट ऑफ 116 कंट्री, तो हम लास्ट 30 कंट्रीज में से एक है, तो जहाँ पे हंगर आइडेंटिफाइड सीरियस। ठीक है, तो इंडिया ऑल्सो was also behind most of neighboring countries। पाकिस्तान का 92 रैंक है और नेपाल बांग्लादेश का 76 है। ठीक है, तो इंडेक्स ट्रैक्स बाय इंडिकेटर यूज टू मेजर प्रोग्रेस टुवर्ड्स जीरो हंगर बाय 2030। ठीक है, जो हमारा SDG है, कौन सा SDG है अभी देखा था हमने? टू जीरो हंगर, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर। हाँ 2। ठीक, हाँ ठीक है। तो इसमें सोमालिया जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ हंगर है का रैंकिंग, मतलब 116 थी आउट ऑफ 116 कंट्री। ठीक है, तो बस इसमें यही चीज है। अच्छा, वेस्टिंग और स्टंटिंग में क्या डिफरेंस होता है? वेस्ट Stunting is under height. राइट। ठीक है। ओके, तो ये नेक्स्ट इज देयर हैज बीन अ persistent deficit budget year after year. Which action of the following can be taken by the government to reduce the deficit? First is reducing revenue expenditure, introducing new welfare schemes, rationalizing subsidies and reducing import duty। ठीक है, तो इसका काफी, मतलब मैंने इस पे एक्सप्लेनेशन ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा वैसा लगा था ऑब्वियस सा, मतलब तो क्योंकि इसमें सेकंड एंड फोर्थ एलिमिनेट ही हो जा रहा है, हम रिड्यूस क्यों करेंगे इम्पोर्ट ड्यूटी, है ना, डेफिसिट उसको डेफिसिट के लिए, क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी तो हमारा एड ऑन करेगा ना हमारे बजट में। एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स, नहीं इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, है ना, जब हम रिड्यूस कर रहे हैं सब्सिडीज तो हम और ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स क्यों देंगे, है ना, सोशल सिक्योरिटी का। तो ये ऑब्वियस था, का ऑप्शन सी है, 1 and 3 आर द राइट। तो किसी को कुछ ऐड करना हो या कुछ? एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन रिपीट था, 15 में था सेम क्वेश्चन, द रिपीटेड इन द 16, मतलब ऑप्शन भी चेंज नहीं किए इन्होंने, तो ये डिसीजन जो थी। तो कोई अप्रॉक्स में बताएगा कि अपनी फर्टिलाइजर सब्सिडी और फूड सब्सिडी कितनी है, अप्रॉक्स नंबर्स में? कोई आइडिया नहीं है मुझे। सर फूड वाला ज्यादा है, फर्टिलाइजर कम है थोड़ा, टोटल मिला के 3 लाख करोड़ के आसपास है। अराउंड 80,000 करोड़ है फर्टिलाइजर सब्सिडी, एंड फूड सब्सिडी अराउंड 2,70,000-80,000। हाँ
और एक रफ आइडिया होना चाहिए। राइट। ओके, तो ये करोड़ में बोला था मैंने। हाँ, अभी लाख में बोल रहे थे ना, करोड़। 70-80,000 करोड़ और वो 2,70,000-80,000 करोड़। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट इज establishment of payment banks is being allowed in India to promote financial inclusion. So, which are the correct statement? First is mobile telephone companies and supermarket chains that are owned and controlled by residents are eligible to be the promoters of payment banks. Second, payment banks can issue both credit and debit cards. Third, payment bank cannot undertake lending activity. तो इसमें सेकंड वाला गलत है और बाकी फर्स्ट भी ठीक है, थर्ड भी लैंडिंग नहीं करता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कमेटी ऑन कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड रिलीज बाय नचिकेत मोर। तो हमने देखा था जब इकोनॉमी का सेशन होता, नचिकेत मोर कमेटी 2014 में उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी पेमेंट बैंक के ऊपर, रिकमेंडेशन दिया था, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था कि मतलब ये कॉन्सेप्ट दिया था नचिकेत मोर कमेटी ने। ठीक है, तो RBI gave in principle license to 11 entities to launch payment banks. ठीक है, तो in principle license was valid for 18 months, within which the entities must fulfill the requirement and they were allowed to engage in the banking activity within this period of 18 months. ठीक है, तो RBI will grant full license under section 22 of Banking Regulation Act. ठीक है, after it is satisfied that the condition have been fulfilled and will be registered as per public limited company under Companies Act. ठीक है, तो इसको लाइसेंस किया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर में लाइसेंस किया गया है और रजिस्टर किया गया है इसको कंपनीज एक्ट के अंडर में। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होना चाहिए इसका 100 करोड़। सेकंड, माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये। थर्ड, फाइनेंस सोसाइटीज फॉर 10 years। ठीक है, देन एसेस टू हाई टेक्नोलॉजीज, क्योंकि ऑब्वियसली एप्लीकेशंस और तो सब चीजें इंक्लूडेड है इसमें टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इमेजेस मैंने ऐड किए हैं, इसमें देख सकते हो। फंक्शंस क्या है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स। ठीक है, ओपन जीरो बैलेंस अकाउंट्स, डेबिट कार्ड इशू करता है, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करता है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया था। एक्सेप्ट और सेंट रेमिटेंसेस, प्रोवाइड फंड यूटिलिटी बिल पेमेंट्स एंड एक्ट एज बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव। ओके, तो पेमेंट बैंक्स ओके ये हाँ, कोई कुछ कह रहा है? आई थिंक इसमें पेमेंट्स बैंक में एक होता है ना कि इनको 75% अपना डिपॉजिट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना होता है, कुछ ऐसे क्लोज होता है ना। हाँ होता है, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट दोनों के लिए होता है। वो बोल रहे थे ना एनपीए चल रहा था तो गवर्नर ने बोला कि सेफ्टी के लिए इनको थोड़ा ज्यादा रखते हैं नॉर्मल बैंक से, कुछ ऐसा है। और एक मतलब रीसेंट फैक्टॉइड है कि कौन से दो मतलब पेमेंट बैंक से जिनको मतलब अभी लाइसेंस दिया है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का, आरबीआई। पेटीएम और एयरटेल। हाँ, पेटीएम और एयरटेल। ठीक है, तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, और कुछ किसी को ऐड करना है उसमें? आई थिंक इस थीम के बेसिस पे क्वेश्चन मतलब अभी न्यू बैंक्स काफी न्यूज में थे तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। न्यू बैंक वो होते हैं ना जो टोटली न्यू डिजिटल यूज करे। हाँ, तो मतलब उसके थोड़े क्लोज देख लेना, मतलब क्या क्या है उसमें, लाइक क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज लाइफाई। तो इट यूजेस लाइट एज अ मीडियम फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन। तो ये ठीक है। इट इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड सेवरल टाइम्स फास्टर देन वाईफाई। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और आई थिंक कल हमने इसको डिस्कस भी किया था, तो एक सेम मतलब पेपर में रिपीट हुआ है ये कॉन्सेप्ट, 2 क्वेश्चन हो गए। तो इट्स ऑल्सो नोन एज ग्रीन टेक्नोलॉजी।
bi-directional, fully networked wireless communication technology that uses visible lights rather than the radio frequency as a medium to carry data. तो हाउ इट्स बेटर, क्योंकि वाईफाई मतलब एनवायरमेंट, तो हम मतलब अगर हम वाईफाई लगाते हैं तो इन सेवरल रूम्स वी कैन यूज इट इन होल बिल्डिंग, और है ना पूरे फ्लोर पर हम यूज कर सकते हैं। बट लाइट का क्या होता है, वो कर्टेल हो सकता है लाइट, है ना, वॉल्स या किसी भी ऑब्स्टेकल से। तो जिस पर्टिकुलर रीजन में वो लाइट है उतने ही एरिया में वो रहेगी, तो ये थोड़ा डिमेरिट है इसकी। बाकी तो ये उससे काफी बेटर है। और क्या होता है कि ये वाईफाई से इसलिए और बेटर है कि वाईफाई से उसका जो एरिया है वो वाइडर हो गया, तो उसकी वजह से उसका स्पीड में भी इफेक्ट पड़ता है। बट इसमें वाईफाई में क्या है कि लाइट कर्टेल हो गई एक ही जगह पे, तो स्पीड भी बढ़ गई। मतलब अगर आप जिस एरिया में आप उससे यूज कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो वाईफाई को, ठीक है। तो इट इज एन इम्प्रोवाइज्ड एलईडी बल्ब functions as a router, and visible light spectrum is available in plenty, unlicensed and free to use. It can achieve about 1000 times the data density of Wi-Fi, since light can be contained in an area. वही चीज curtail कर सकते हो। तो कंपनी इज नेव वायरलेस टेक्नोलॉजीज, ठीक है, ओनली रजिस्टर्ड कंपनी इन वाईफाई सेक्टर इन एशिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट आ सकता है, ठीक है। तो इट्स ऑल्सो वर्कड इन अंडर वाटर, ये डायग्राम में देख सकते हो, वही चीज एक्सप्लेन की हुई है इसमें बस। वही सारे पॉइंट्स इसमें एक्सप्लेन किए हैं। बस इसमें एक थोड़ा मतलब राइट साइड में ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा, वहां पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है बस छोटा सा। Students' educational and cultural movement of Ladakh has become the first of its kind institute in Union Territory to have an internet connection using Li-Fi technology इंडिया में। यूटी में बस ये एक ही है जगह, लद्दाख। सिमिलर बेसिस पे 2020 में क्वेश्चन आया था विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो अगर ये भी पता होता मतलब लाइफाई मतलब कि लॉन्ग रेंज नहीं है, शॉर्ट रेंज होती है, तो इजीली वो क्वेश्चन कर सकते थे। राइट, ठीक है। तो इट इज लास्ट था क्वेश्चन। कल का टारगेट सबको पता है ना, डे टू डे सेक्शन रहेगा एंड क्वालिटी में हम लोग कवर करेंगे, एंड जो मोड रहेगा डिस्कशन का